Assalamu alaikum ji, and welcome to first ever episode of the Lighthouse series. And basically, it's a series, collaborative series between Roshni Homes Trust and National Education Consortium. And the aim of this series is to help our youth in these desperate times where we are stuck in our homes. So we'll try our best to educate you how to work on your inner potential and something like that. So अभी मैं जो है वो आपको अपनी गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आज की हमारी पहली एपिसोड के अंदर। हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है सहर अहमद। और अगर मैं थोड़ा सा सहर अहमद का इंट्रोडक्शन आपको करवाऊँ तो सहर इज़ वर्किंग एज द सीईओ ऑफ रोशनी होम्स ट्रस्ट। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ के जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है इसकी फाउंडर भी जो है वो मिस सहर अहमद ही हैं। इसके अलावा इनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल और डेवलपमेंटल सेक्टर में भी है, ये उसकी स्पेशलिस्ट हैं। और इसके अलावा मिस सहर जो है इनका फील्ड एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, से इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मैं आज के टॉपिक की तरफ जाता हूँ तो टॉपिक जो है वो हमारा, जिस तरह हम काफ़ी दिनों से आपको टीज भी कर रहे थे, कुछ प्रमोट भी कर रहे हैं, कुछ टॉपिक को आप जानते होंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड मेकिंग मीनिंगफुल डिसीजंस इन लाइफ। सो कल रात के टाइम मैं सोच रहा था कि वाई दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि इस दुनिया के अंदर 7.5 अरब लोग हैं, 7.5 बिलियन पीपल। और अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि ये 7.5 बिलियन पीपल नहीं है बल्कि ये 7.5 बिलियन स्टोरीज हैं। और अगर अगर हम किसी एक स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिलता है। सो ऑब्वियसली आज में सहर जो है वो अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रही हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ अ रियली डेलिकेट थिंग, बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग जब से शुरू हुई है तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया और हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पहले से भी ज़्यादा आइडिया हुआ है। सो अब जो है विदाउट फर्दर ड्यू मैं मिस सहर को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मिस सहर, ओवर टू यू। और सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि वाई द लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस नाम क्यों रखा गया इसका, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम सामा। थैंक्स सो मच, आपने इतना अच्छा एक तो आई थिंक समझा भी है रोशनी होम्स के साथ। आई रियली लाइक टू थैंक नेशनल एजुकेशन कंसोर्शियम, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर होस्टिंग अस एंड बीइंग आवर फ्रेंड्स। बकायदा जब से हम लोगों की आपस में मुलाकात भी हुई और हम लोगों की बातचीत भी शुरू हुई तो NEC was always there to just grab the ideas and take it forward. इसी तरह की कोलैबोरेशंस मुझे लगता है कि बड़ी कामयाब एक तो रहती भी हैं और सस्टेन भी रहती हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, विल बी ब्रिंगिंग इन मोर सेशंस सून। लाइट हाउस का मैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड, पहले तो मैं रोशनी होम्स को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी फॉर दोज who might not have an idea कि इसके पीछे भी जो है एक बकायदा एक मकसद, एक सोच थी, एक विजन था। um, वो बहुत सारे नेक लोगों ने जमा होके डिसाइड किया कि मार्जिनलाइज्ड एक एरिया ऑफ यूथ है, मार्जिनलाइज्ड एरिया ऑफ बच्चे हैं। मार्जिनलाइज से मुराद वो लोग जिनकी कोई देखभाल करने, उनको गाइड करने वाले लोग नहीं हैं सोसाइटी में। तो कुछ नेक लोगों ने ये ख्याल किया कि वी शुड वर्क ऑन देयर डेवलपमेंट, शुड वर्क ऑन प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज़, उनको मौके दें, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे वो लाइफ में सक्सीड कर सकें बेसिकली। और वो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो ज़्यादातर यतीम बच्चे हैं और यतीम यूथ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो रोशनी होम ट्रस्ट बेसिकली develops youth orphans and children orphans to discover their potential and achieve their purposes in life. लाइट हाउस भी उसी के अंदर से एक चीज़, एक प्रोजेक्ट आप समझ लें, रोशनी के अंदर से निकला, रोशनी, लाइट। तो उसी का एक कनेक्शन या कनेक्टिव प्रोजेक्ट आप समझ लें ये है। इसके पीछे सोच ये थी कि माशाल्लाह इन गुजरांवाला, इन लाहौर, इन मैनी अदर इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंसेस रहे हैं 10-11 सालों में, उनमें हमेशा मुझे कुछ सवाल आते थे और हमेशा एक ना कोई इल्तिजा होती थी कि हमें कोई गाइड करने वाला, या हमने अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हमें मिली डिस्कवर करने के लिए। तो लाइट हाउस ने बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने थे। फॉर इंस्टेंस मेरी 2 स्टूडेंट्स के साथ या मुख्तलिफ यूथ ग्रुप्स के साथ बात हुई और मैंने उनसे पूछा आपको क्या इश्यूज फेस होते हैं
in everyday life. पहली चीज़ जो आती थी, first priority from all the youth used to come, कि हमें समझ नहीं आता कि हमने करना क्या है. अभी मेरी एक छोटी बच्ची से बात हुई है before this session. She's 12 or 13 years old, I think, and उसके वालिद साहब मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा आपने बड़े होके क्या करना है ना, या आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में. तो अक्सर जवाब आपको यही मिलेगा जब आप यूथ से पूछेंगे कि हमने या तो सोचा नहीं है या हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है हमने क्या करना. अभी तक हमने वो डिस्कवर नहीं किया. फिर दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता था, ये मैं इसलिए प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ये चैलेंजेस इसलिए शेयर कर रही हूँ सबके साथ, वो उसकी वजह ये है कि जब तक कि हम प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में या चैलेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उनको कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाते. और ये हम आगे देखेंगे, आगे फर्दर सेशन में हम बातचीत भी करेंगे of how that happens. So the lighthouse basically went out. I went out, I spoke with youths and I spoke with these teachers, I spoke with students, parents, and we got these two main things. एक तो हमें हमारा मकसद क्या है हमें नहीं पता, we don't know what we want to do. Second जो था वो ये था कि we don't know how to make decisions. हमने अपने फैसले जो है ना वो लेने में मुश्किल होती है. ज़िंदगी के हों, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हों, करियर से रिलेटेड हों, एनीथिंग. एंड ये आपस में दोनों चीज़ें बहुत मुंसलिक हैं, देयर लाइक जुड़ी हुई हैं. जब आपको मकसद पता होगा तो आप डिसीजंस ले पाएंगे. तो दीज आर टू वेरी इंटर रिलेटेड थिंग्स, एंड आज का हमारा सेशन भी जो है वो इसी के अंदर से निकला. एक हमारी स्टूडेंट थी, उनसे मैंने बात की, तो फिर during this talk I was inspired to create this session which is called the art of self discovery. कि खुद को पहचानने का फन ये क्या है. फन का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि ये आर्ट एक प्रोसेस है. ये लगातार चलता रहता है. ऐसे नहीं है कि आप विद इन डेज जो हैं आपको पता चल गया आपका ये मकसद है और आपने उसको अचीव कर लेना. ये तो एक नेवर एंडिंग ऑन गोइंग किस्म का प्रोसेस है, और इसमें कुछ चीज़ों का हमने जहन में ध्यान रखना होता है ताकि हम कभी भी जो है मिसगाइड ना हो अपने पाथ पे से. तो उसके अंदर आपको पता होगा कि लॉट ऑफ पीपल हैव स्पोकन अबाउट सेल्फ क्या है हमारी, हम खुद को कैसे पहचाने, या हम खुद को पहचानने की तरफ किस तरह मुतवज्जो हैं, या क्या व्हाट आर द स्टेप्स. सो लॉट ऑफ आई फील कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, शायर हैं, उन्होंने इसके ऊपर said a lot of things. Iqbal, one of my favorite, of course, and I think everybody would agree कि he's written so much on self या खुदी, कि how do we find our true selves. ये पहला स्टेप है ये डिस्कवर करने का कि आपका मकसद क्या होगा जिंदगी में. तो खुद ही पे जो है जो है वो फील होती है कि ऑफ कोर्स जिस तरह आपने बात की है कि खुद ही इकबाल की खुदी की अगर बात करें तो वो जो है आपको पता है इकबाल की शायरी जो है वो मोस्टली कुछ बहुत ज़्यादा शायरी जो है वो उनकी इस्लाम से इंस्पायर्ड है. तो उसमें जो खुदी भी जो है खुदी की इकबाल भी बात करते हैं और इटसेल्फ इस्लाम भी बात करता है खुदी की. तो उसके अंदर अगर हम देखें इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल जी इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल जाती हैं इस्लाम की साइड के ऊपर मेरा ख्याल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा ही हम लोगों को इस तरह किया है अशरफुल मखलूकात के तौर पे, इफ देयर इज नो पर्पस देयर इज नो लाइफ एट ऑल. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये खुद ही का बिल्कुल आपने 100% थैंक्स सो मच ये उसामा. ये दिस क्रिएट्स एक इनर एंड आउटर एस्पेक्ट. आप खुद ही को पहचानेंगे तो आपको बाहर जो आप काम करेंगे वो दोज विल बी अलाइंड. इसके ऊपर इकबाल ने एक शेर लिखा है, खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तू आब जो इसे समझा अगर तू चारा नहीं. मतलब कि खुद ही वो बहर है, इट्स एन एंडलेस ओशन. एक इट्स अ वास्टनेस, इतनी उसकी जो है वुसअत है खुद ही की. आपने अगर इसको एक नदी समझ कर रखा है, इतनी वास्ट खुदी को सेल्फ को आपने अगर एक नदी समझ के रखा हुआ है तो फिर तो कोई चारा नहीं है ना. एग्जैक्टली ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही. करंट सिचुएशंस में आप देखिए, अब कोविड की भी सिचुएशंस हैं और मुख्तलिफ और किस्म के इश्यूज हैं. एवरी डे आई लिसन टू स्टोरीज, एवरी डे आई लिसन टू पीपल टॉक.
about the troubles they're facing, उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनकी difficulties क्या हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ फिर कि ये क्या वजह है इसकी ना कि हम इस तकलीफ में हैं। तो ये ही मुझे समझ आती है कि जब वो खुद ही को हमने पहचाना भी नहीं होता कि वो कितनी वास्ट है, तो हम एक लिमिटेड लाइफ जीते हैं, जो कि आप समझ लें एक मटेरियल लाइफ उसको आप कहते हैं। मटेरियल जिसको उर्दू में मादा कहेंगे, मादी ज़िंदगी। मादी ज़िंदगी मतलब कि आपने खा लिया, पी लिया, पहन लिया, सो लिया और कंजम्पशन कर ली, आपने बाहर चले गए, चीज़ें कर ली। दिस इज़ आई फील मादी जो ज़िंदगी है इट्स वेरी लिमिटेड। जैसे एक आप समझ एग्जैक्टली, खत्म होने जाने वाली है। हाँ, मतलब इट्स गोना एंड, इट्स एवरीथिंग्स गोना एंड इन मादा। तो उसके पीछे क्या है कहानी कि मादा हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त बना हुआ है, आई फील, एंड देयर इज अ नीड फॉर अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, आई फील। तो अल्लाह अल्लाह शायद ताला ने हिस्ट्री जो है वो सिर्फ उनको याद रखती है जिन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के कुछ किया होता है। वो लोग जो हिस्ट्री के अंदर जस्ट आए और आके जो है वो बगैर कुछ किए, बगैर अपना सेल्फ डिस्कवरी किए, अपने आप को जाने बगैर चले गए, उनको आज कोई याद भी नहीं रखता। और जितने लोग भी हैं जो है वो आदम से लेके और अभी न्यू बॉर्न बेबी तक, ठीक है, मतलब जो भी जितने भी इंसान आए हैं आगे आएंगे, जब तक सेल्फ डिस्कवरी नहीं होगी ऑब्वियसली दे विल बी फॉरगॉटन इन द सैंड्स ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। और ना कोई चेंज आएगा आपके माहौल में, आपके आने से और आपके जाने से। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, अब वो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है अगर, तो आपका जो भी मकसद हयात था, क्या वो अचीव हुआ या क्या वो नहीं हुआ। ये बिल्कुल। एक आई थिंक एक स्केल आपका ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो आप एक दफ़ा उसको इन्विजन कर लें कि ये है मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या पर्पस। तो उसको फिर पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन सबसे पहली जो बात है ना, जो आई वांटेड टू मेक इट वेरी लाइक क्लियर इन बिकॉज आई वाज स्पीकिंग विद माय स्टूडेंट्स, और मैं क्लास में होती थी तो मुझे अक्सर ना टाइम नहीं मिलता था उनसे गुफ्तगू करने का। हम क्लास में ही क्लास की चीज़ों को कवर कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें बीच में हम करते थे। देन आई प्रॉमिस देम कि यार ये लाइट हाउस शुरू होगा तो उसमें जी हम जी। ना सबसे बातचीत भी करेंगे। तो आई वांटेड टू सेंड आउट दिस मैसेज टू ऑल कि हमें ना अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है। हम अभी तक जो ज़िंदगी जो जिस फितरत पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ना, वो फितरत जो है वो इंसानी फितरत है। हम अभी जी रहे हैं ज़िंदगी हैवानी जोन में या फितरत पे। हैवानी जोन क्या तर्ज है? अमल पे, तर्ज अमल वुड बी लाइक जो है वो द बेटर बिल्कुल, वर्ड। तर्ज़ फ़िक्र, हमारी तर्ज़ अमल, हमारा सब ये जो पर्सपेक्टिव चल रहा है इस वक़्त, वो हैवानी है, मतलब लिमिटेड है। कि हम तो इसी में फंसे हुए हैं कि हाउ विल वी फुलफिल आवर नीड्स। और हम बहुत एक इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं हम। हु इज़ गाइडिंग एग्जैक्टली। अस, हमारी फितरत क्या है। अब इस वजह से आई थिंक ये हमें सबको सेशन आगे जाने से पहले ये एक बात इसको पहचानने की, इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की, इसके ऊपर तफक्कर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बना के भेजा है और बाकायदा इल्म दिया है कि हम इंसान क्यों हैं और किस तरह हैं। तो इसकी खोज जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इंसान क्या है, हैवान क्या है, ये अपने आप से सवाल करें। और इंसानी फितरत वो क्या चीज़ें करती है, ये किस तरह सोचती है, उसकी तर्ज फ़िक्र क्या है, ये चीज़ें सोचें। तो उसमें बिल्कुल। आपको बाकायदा बाकायदा नज़र आएगा कि मटेरियल थिंग्स से निकल के आप एक बहुत वास्ट चीज़ में, एक वास्ट ज़ोन में चले जाते हैं, जहाँ एलिमेंट्स वही हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात के, सिफ़ात के हैं कि वो उसमें कंपैशन है, प्यार है, मोहब्बत है, शफ़क़त है। इस तरह के एट्रिब्यूट्स और मज़ीद और कितने सारे एट्रिब्यूट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फ़ीड किए हुए हैं बाकायदा बिल्कुल। हमारे। बिल्कुल आई एग्री। और हमारी फितरत की जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी अपनी मशीनरी अंदर है, एक तो हम ये बॉडी है ना, एक ये बॉडी को हम अगर समझें कि ये जिस्म के अलावा भी एक है, जिधर से हम आए थे और अदर यहाँ से हमने जाना है, तो वो क्या था वो जो यहाँ से आया और यहाँ से जा रहा है। तो ये एक सवाल है सबके लिए कि ये बॉडी तो बाकायदा सिर्फ लिबास है हमारा। तो बिल्कुल।
तो ये लिबास उतार के हम कहाँ पहुंच जाते हैं या कहाँ से आते हैं, ये एक सवाल है सबके लिए, टू एक्सप्लोर, फॉर मी आल्सो कंटिन्यूसली टू एक्सप्लोर इट, कि हमारा जो दूसरा हिस्सा है जिसको मैं बार बार खुद ही के पॉइंट पे वापस लेके आ रही हूँ, वो क्या है। इकबाल ने भी यही पूछा। तो इसको हम ना शायरी के तौर पे नहीं, सेल्फ को या खुद ही को या अपनी इंसानी फितरत को समझने की कोशिश करें, तो इस पे आपको बहुत सारी डेप्थ नजर आएगी इंशाल्लाह व्हेन यू डू मोर कंटेम्पलेशन, मोर तफक्कर ऑन इट, कि इंसानी फितरत इज़ वेरी वेरी अनलिमिटेड। इसके अंदर अनलिमिटेड Definitely. रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं कि आप पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और ना कि आप आपकी अपनी ज़ात से निकल जाते हैं और आप सबके हो जाते हैं। मैम, ज़ात से निकलना तो दूर है, हम आजकल इतने लेजी हो चुके हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो तो ज़ात तो ओवरऑल जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो मतलब सेल्फ एक एलिमेंट हो जाता है। तो हम अगर अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे पहले, तो वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे जिस तरह आपने सारी डिस्कस की हैं। सो बिल्कुल। आगे जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि अब आपने खुद ही की बात की है, पर्पस को जानने की बात की है। तो अगर हम उस चीज की तरफ चलें कि पर्पस को जाना किस तरह जाए, हाउ टू डिस्कवर योर पर्पस, बेसिकली ये क्वेश्चन है मेरा। तो उसकी तरफ बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप चले जाएं। ग्रेट। इसके अंदर ना फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही समझ लें, सेल्फ सेल्फ नॉलेज, अपनी मार्फत होना, मार्फत नफ्स इसको अरबिक में अगर आप कहना चाहें। तो मार्फतुल नफ्स कैसे होती है, इसकी वो इल्म है जो मुकम्मल एक्सप्लोर करने से अपना पोटेंशियल बार बार आपको दिखाई देती है रोज़ाना की ज़िंदगी से। अब इसमें ये बात जानना ज़रूरी है कि अपना नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, ये नहीं है कि मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू का नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये। ये तो आपकी एक एस्पेक्ट ऑफ बीइंग है। आपका एक और एस्पेक्ट है जो आपका रूहानी एस्पेक्ट, आप उसको समझ लें, या बातनी एस्पेक्ट उसको आप समझ लें। तो ज़ाहिरी से निकल के बातनी आप बार बार उसके अंदर अपने आप को गौर फिक्र करेंगे तो यू विल फाइंड आउट। अब देन यू हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, जैसे आपने हमें बताया, अभी सवाल पूछा है कि हाउ डू वी गेट टू दैट पॉइंट where we find our true purpose, या we at least start gaining purpose। उसके अंदर ना हमारे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि whenever a man the knowledge of a man increases, जब उसका इल्म बढ़ता है, बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी तवज्जो जो है ना उसकी रूह पे जानी शुरू हो जाती है। रूह पे जब जैसी जाती है तो उसकी इंक्रीज होती है विल, कि वो और उसको ट्रेन करे और प्योरीफाई करे। तो नॉलेज जो है ना वो एक की नॉलेज जो है गेन करना, हर किस्म का नॉलेज। ये नहीं मैं कह रही कि आप एक ही नॉलेज, आपने एक करियर डिसाइड कर लिया कि रोबोटिक्स करना है आपने, क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, और आपने ज़िंदगी में भाई बस सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही पढ़ी है। आपने और किसी चीज़ को देखा ही नहीं या पढ़ा नहीं, नहीं। यूजुअली हमारे यहाँ नॉलेज जो है उसको कोर्स से जो है वो कंसिडर ले- किया जाता है कि अगर नॉलेज की बात की जाए तो कहते हैं जो सेमेस्टर के अंदर उर्दू की किताब है, या जो है वो हमारे पास जनाब इस्लामियात की किताब है। अगर किसी देसी बंदे से आप पूछे ना, आप कहीं, क्योंकि मैं हाँ। गाँव की साइड पे रहता हूँ, तो हाँ। इल्म को, तालीम को जो है वो किताबों से तशबीह दी जाती है कि जनाब ये जो बच्चे बैग के अंदर डाल के लेके जाते हैं, जस्ट ये इल्म है, इसके अलावा कोई इल्म नहीं है। हालांकि ये बात जो है जिस तरह आप कर रही हैं बात, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यू आर सो राइट, स्पॉट ऑन, कि हमारा जो भी अलमिया यही है कि हम अभी ना इल्म की पहचान ही नहीं कर सके वो क्या है। उसमें बहुत अच्छी बात मैं कोट करूँगी, हमारे स्पिरिचुअल रूहानी स्कॉलर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी। उन्होंने फरमाया कि इंसान तमाम मखलूक से इसलिए मुमताज़ है कि वो हकीकत से वकूफ़ हासिल करता है। वो हकीकत क्या है, ट्रूथ, चाहे वो अब वो बन जाए, साइंटिस्ट भी बन जाए ना अगर, और बड़े से बड़ा साइंसदान बन जाए, लेकिन इंसान अगर अपनी रूह से वाकिफ़ नहीं होगा ना, तो वो कितना ही बड़ा साइंसदान बन जाएगा, उसकी हैसियत जो है वो अशरफुल मखलूक़ात की नहीं होगी। जिस क्या बात, जो बड़ी हमें, खूबसूरत बात है। हाँ। तो वो मशवरा देते हैं, ये मशवरा सुनिए, मैं सबके लिए है ये मशवरा। वो कहते हैं मैं मशवरा देता हूँ कि आप अपने दुनियावी अलूम हासिल कीजिए ज़रूर, जो आप ये दुनियावी अलूम, मुख्तलिफ अलूम हैं, इतने सारे हैं, ये ज़रूर हासिल कीजिए, इसलिए कि दुनियावी अलूम अगर हासिल नहीं करेंगे तो आपकी ना ज़हनी सलाहियत नहीं बढ़ती। जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, एग्जैक्टली, वो नहीं एग्जैक्टली। बढ़ती। तो जब तक आप दुनियावी अलूम हासिल नहीं सीखेंगे, आपके अंदर की सलाहियतों में इजाफा भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आप दुनियावी अलूम हासिल कीजिए, साथ साथ
अपने रूहानी उलूम ज़रूर सीखें ताकि आप हैवानियत वाला जो जोन है उससे निकल के मुमताज़ हो जाएं, इंसान बन जाए। तो ये एक ना आई थिंक ये बहुत अहम पॉइंट था कि अपना पर्पस ढूंढने का जो पहला स्टेप है, मुझे ऐसे महसूस होता है, वो मेरे लिए भी पर्सनल एक्सपीरियंस में यही था कि मैं इसी पॉइंट पे थी जिस पॉइंट पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स और कंपेनियंस हैं, कि मैं 16 साल की थी और 15 और 16 एंड मैं इंजीनियरिंग एक कॉलेज में थी, पीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पे मेरी एज ऐसी थी, मैं सोचती थी कि मैंने करना क्या है ना ज़िंदगी में। बार बार सवाल आता है कि मैंने करना क्या है, यू नो व्हाई एम आई हियर, मैं हूँ यहाँ पे क्यों और मैंने करना क्या। जब ये सवाल मेरे जहन में दोहराता रहा और मैं इस पर तवज्जो देती रही, तो बस फिर अल्लाह ताला आपके मामलात खुद ही सेट करते हैं। मैंने नोट किया ये तो यकीन की बात है मेरी। वहाँ पे फिर हम लोग इकट्ठे हो गए, कोई ऑटोमेटिकली 5-6 लोग, जिन्होंने डिसाइड किया कि हम ना यूथ के लिए, बच्चों के लिए ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें शुरू करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो आप यकीन करें कि it was just a thought और just an intention, आप इसको समझ लें, एक नीयत की सिर्फ दिल में कि कुछ करना है। अब वो नीयत पे आप डटे रहें, अगर इंटेंशन के ऊपर आप डटे रहें और आप नहीं हिलें उस इंटेंशन से, उसको आपने एक अपना कोर वैल्यू बना दिया कि मैंने कुछ करना है और मैंने ये करना है, ये मेरा स्किल सेट है, तो वो आपका पाथ कभी भी लूज नहीं होता। आप उस इंटेंशन के ऊपर डटे रहते हैं और आप पहुंच जाते हैं। इसमें फिर what happened then after I moved on to do these small projects in child youth and rights, बच्चों के राइट्स, चिल्ड्रन यूथ के राइट्स और रिलीफ के, आपको पता है छोटे मोटे काम जब हमारे फ्लड्स आते थे उनमें छोटे काम। उसमें हुआ ये क्या कि इंटेंशन ये थी कि सिर्फ मदद करनी है, ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग। एक 15-16 साल के बच्चे को क्या, 17 साल के बच्चे को क्या पता होता है इतना खास। जज्बा चाहिए होता है सिर्फ एक, मतलब एक, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से होता रहता है। माशाल्लाह एनईसी की कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बड़ी है, आपको लाइव भी इस टाइम काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन सबको भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी सहर से बात करना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है या किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो डू कमेंट। और जो है हम आपके कमेंट को जो है वो मिस सहर तक पहुँचाएंगे और शी विल आंसर इट। आई एम सॉरी आई डिडंट इवन अनाउंस। मैं जरूर जो है ना, हम एंड में कमेंट्स, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग राउंड ऑफ में लेंगे। और एग्जैक्टली। अगर नहीं हो सके ना सवाल के जवाब, वो मैं आई विल डू माय बेस्ट एंड वी विल आंसर देम इन द कमेंट्स, या हम उनको अगले सेशन में जरूर लेके जाएंगे हाँ जी और बिल्कुल। तब भी करेंगे। जी। तो बात हमारी ये हो रही थी कि एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना या इसकी खोज लगाना अपने। डिस्कवर जब मैं लिख रही थी ना ये नोट्स अपने लिए, तो बड़ी फनी सी बात ये आई कि जहन में कि डिस्कवर को मैं बार बार देख रही थी, तो मुझे जहन में ये सेंटेंस आया कि जो है आपका असल, उसके ऊपर से कवर उठा दो। डिस्कवर, एग्जैक्टली। तो अनकवर इट, अनकवर हु यू रियली आर और व्हाट इज इनसाइड यू, उसको आप बाहर निकालें। तो उसके अंदर व्हाट आई वाज जस्ट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट, मैं आई डिड नॉट नो मेनी थिंग्स एट द एज ऑफ 16-17 एंड मुझे भी गाइडेंस नहीं थी। मुझे भी वही इश्यूज थे जो अक्सर यूथ को होते हैं कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था या मुझे कोई गाइड करने वाला उस वक्त नहीं था। तो मैं ना जानबूझ के ना मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि इतनी तजस्सुस था, इतनी क्यूरोसिटी होती थी मुझे, चीज़ें सीखने का शौक भी था, तो मैं वॉलंटरली चीज़ों में घुसना शुरू हो गई, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में, जहाँ जहाँ मुझे कोई मौका मिलता था मैं वहाँ अपना टाइम देना शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या कि पता कुछ था नहीं, साइलेंटली काम किया और ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है और उससे सीखते गए। वो आहिस्ता 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 ये अमल दोहराती गई। तो आप यू कैन से इट्स स्टेप बाय स्टेप फेज। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो गया कि हाँ, ये मैंने ये मुख्तलिफ काम किए, लेकिन जो ये मैंने काम किया जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट और उनका ख्याल, उनकी एजुकेशन और उनकी नीड्स को समझने का जो एंगल था, वो मेरे दिल के बहुत करीब था इस पूरे प्रोसेस में।
तो वो मुझे जब समझ आ गई कि दिस इज समथिंग दैट मेरा मेरा दिल जो है ना इन चीज़ों को पसंद करता है, इस काम को। सेटिस्फेक्शन, सेल्फ That is सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल मुकम्मल सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एक बहुत इत्मीनान और पीस महसूस करती थी उस काम में, फुलफिलमेंट। तो मैं वो ही पे ही उसी पे ही मैं डटी रही, फिर मैं वहाँ से नहीं हिली। और फिर मैंने कभी भी अपने आप को ना डाउट नहीं किया कि ये काम मुश्किल होगा, ये काम मैं नहीं कर सकती। चाहे वो मतलब छोटा मोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो। आप यकीन करेंगे, मैंने एक बहुत, आई वुड इवन गिव अ शाउट आउट टू वन ऑफ माय really close friends and the team I was working with before Roshni Homes as well. वो The Little Art में मैंने 4-5 साल गुजारे। उनसे भी मैंने यही सीखा, या उधर भी मैंने यही बच्चों के साथ काम करने में यही सीखा कि एक दफ़ा आपने इरादा कर लिया है और अपना मिशन समझ लिया है, उसके बीच में जो भी चीज़ें आती हैं, रुकावटें, उनका सलूशन होता है। लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अपने आप को कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता। ये डाउट का और डर का अमल जो है ना, ये हमारे हमारे कुरान पाक में भी है कि जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, उनको ना खौफ है और ना कोई गम। तो ये मैं रेफरेंस के साथ जो है वो सूरह यूनस की आयत है ये, आयत नंबर में कंफर्म इट। सूरह विल यूनस, कमेंट इट लेटर। विल कमेंट ऑन इट लेटर। एंड उसकी आयत है इसमें कि औलिया अल्लाह, जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, जो हम लोग कोई भी पॉसिबली दोस्त हो सकता है इस पूरी दुनिया में, वो दोस्त वो लोग हैं जो इनको ना तो खौफ होता है और ना कोई गम है। अब ये देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक फॉर्मूला दे दिया है कि आप अल्लाह ताला के दोस्त कैसे बन सकते हैं। आप खौफ और गम, इन चीज़ों का आप अपने सिस्टम में से निकाल दें। हम्म। और मैं ये सोचती हूँ फियर एंड डाउट जो है वो भी आप सिस्टम में से अगर निकाल दें, तो आपके तो मकसद पे पहुंचने में बहुत आसान और एक स्मूथ, से कहते हैं ना, एक पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है। अब शहर, एक इसमें जो है वो एक कमेंट मेरे माइंड में थोड़ा आया, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि आपने बोला कि जर्नी जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो हम्म, अगर हम जो है बात करें खुद ही की, या फिर जो है वो सेल्फ डिस्कवरी की, या पर्पस ढूंढने की एक जर्नी की, तो मैंने तो मतलब जहाँ तक मेरा एक है वो ये है कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो आपके लिए वो जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट रही है, और कब किस स्टेज के ऊपर आके आपको लगा कि अब मेरे लिए चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अल्लाह रास्ते खोल रहा है, कहाँ तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। तो such a nice question and it's making me also think back कि वो कौन कौन से ऐसे टाइम्स थे, कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। उसमें जो पहला दफ़ा मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये काम तो काफ़ी डिमांड करता है, आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिमांड करता है। बीइंग अ फैमिली पर्सन ऑल्सो, आई हैव माई ओन फैमिली व्हिच आई यूज्ड टू हैव टू गिव टाइम, उसको भी बैलेंस में रखना। मुझे यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट मैंने किया 2015 में, आज से 5-6 साल पहले। उसमें यूनेस्को के प्रोजेक्ट में था ये कि हमने लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर ना बात भी करनी थी और उसको प्रमोट भी करना था, उस पर काम भी बनाना था, अपना प्रोजेक्ट भी बनाने थे। उसमें दे यूनेस्को हैड सेंट मी टू फील्ड्स, रूरल एरियाज, जो आपके देहाती इलाके हैं सारे, मुजफ्फरगढ़ हो गया, भक्कर हो गया, इसमें झंग हो गया, इसके अंदर बिल्कुल इंटीरियर आपका मोहम्मद एजेंसी, जाम शोरो, टंडो जाम, थरपारकर। तो इस तरह के कुछ 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने मुझे भेजा इन 6 मंथ्स टाइम। उस दौरान आप इमेजिन करें कि मैं 4-4, 5-5 दिन आई वुड बी ट्रैवलिंग एंड आई वुड बी कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस विद द टीचर्स। हमारे सरकारी स्कूलों की टीचर्स को ट्रेन करना था। वो मेरा पहली दफ़ा ज़िंदगी में इंटरेक्शन था सरकारी स्कूलों की टीचरों के साथ और वहाँ के निज़ाम के साथ, हाँ जी। जो सरकारी स्कूलों का था। So that was the first experience in my life, or the very most challenging, आप समझ लें, बहुत मुश्किल था वो मेरे लिए। But the things that helped me the most, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जो वो ये थी कि मुझे अच्छे साथी दोस्त मिल गए और मेरे अपने मकसद पे और अपने इंटेंशन पे, जो मेरी नीयत थी, उस पे मैं डटी रही। और उसके बिना पे, क्योंकि मेरी इंटेंशन इतनी फिक्स थी, मैं बार बार ना उसके ऊपर अपना खुद अपने आप को ट्रेन करती रही
कि अच्छा अगर ये मुझे काम करना है, ये मुश्किल भी है, तो क्या ये मैं अपने आप को इसमें ट्रेन नहीं कर सकती? तो चूंकि मेरा मास्टर्स की डिग्री, तो आपका मास्टर्स की डिग्री तो एक इल्म हो गया, बट देन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी। देहाती इलाकों में ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनको आपने उसी वक्त सोच के सॉल्यूशंस भी निकालने हैं और उनकी एग्जैक्टली। मदद। So I used to spend time talking to people and then उनसे बात करके उनके मसाइल सुन के, but then I used to learn more, read more books, talk to more अपने हमारे elders, हमारे बुजुर्गों की चीज़ें पढ़ना, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ पढ़ के I learned and then I designed my own system कि अच्छा है ये मैं इस तरह से इसको कर सकती हूँ। तो ये एक ना मुस्तकिल आप समझ लें कि एक प्रैक्टिस है और एक मुस्तकिल आपकी कोशिश है जिसको आप रोक नहीं सकते। देखिए ज़िंदगी जो है यहाँ पे लाइफ इट्स वेरी वेरी लिमिटेड टाइम। हम समझ रहे हैं कि पता नहीं यही ज़िंदगी है और इधर ही हमने रहना है और पता नहीं 60-70 साल ना आपके ऐसे गुजरेंगे कि आप हमें पता नहीं लगता। ऐसे उठेंगे जैसे नींद से उठे हैं और पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली। कहाँ उठे हैं हम। तो अब बेहतर नहीं है ये कि हम जितना वक्त यहाँ है उसको मीनिंगफुल तरीके से, एक बामायनी तरीके से और पर्पसफुली कोई एक मकसद के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो हम फॉलो करें और उसको लेके चलें आगे। अ, ये कुछ चीज़ें, ये आई थिंक आपका, आई थिंक आई फील सवाल का ये जवाब था। जी। मेरे लिए मतलब एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, तो उसमें यह है कि आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी थी या सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी थी या योर पाथ टू डिस्कवर योर सेल्फ था, वो एक लिटरल जर्नी भी थी जो कि आपने अक्रॉस पाकिस्तान की है बिल्कुल यूनेस्को के तवसत से। सो इसमें बिल्कुल मैं रिलेट कर सकता हूँ आपकी सारी की सारी बात से, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू हैव दिस नॉलेज और नॉट के एनईसी हर साल जो है वो शुरू होता है। लाला मूसा से लेके हम जो है वो बहावलपुर तक सारी की सारी पट्टी कवर करते हैं, तो उसमें हमने सारे ऐसे एरियाज ही कवर करने होते हैं जो कि रूरल एरियाज होते हैं, तो उसमें हमारा काफी ज्यादा आपके जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, तो आई कैन रिलेट टू दैट। हाँ नहीं, इट कम्प्लीटली चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। आपका एग्जैक्टली। जो बिल्कुल देखने का नज़रिया है चीज़ों को, ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया है, हम घरों में बैठ के देखें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि औरों की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है और वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं अपने। तो ये एक दुनिया पूरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, एक ह्यूमैनिटी है। आई थिंक हमें इतना तो अपना वक्त निकाल के सोचना ही चाहिए कि चले मैं तो हूँ ही, मैंने अपने आप को तो ठीक रखना ही है, कुछ करना ही है, लेकिन दूसरों के लिए हमने क्या करना है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनका कंप्लीट मिशन और आप समझ लें उनका, उनकी ज़िंदगी का तर्ज ये था कि औरों के लिए काम करना है, मतलब खिदमत खल्क। तो आई फील कि हमारा एक कोर जो मकसद है वो तो सबके जहन में क्लियर ही होना चाहिए, बाकी आप जो भी मकासद बना लें अपने और भी मुख्तलिफ ज़िंदगी के लिए, लेकिन एक कोर मकसद जो मुझे फ़ील होता है वो है खिदमत खल्क। देखें अल्लाह ताला भी हमारी ना खिदमत ही कर रहे हैं ना खल्क की अपनी। सूरज निकलता है टाइम से, ठीक है, अब बारिशें आपको होती हैं, पानी आपका पहाड़ों से आता है, ये निज़ाम किसके लिए बना है? ये अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत के लिए, हम लोगों की सबकी खिदमत के लिए बनाया हुआ है। सो इफ वी आर जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम, आई फील कि वो सेल्फ डिस्कवरी की बात वो मैं नहीं कर रही। ये सेल्फ डिस्कवरी और है जिसमें आपका असल जो असल है, जिस तरह अल्लाह ताला ने, लाइक आई सेड बिफोर, आपको एक फितरत पे बनाया हुआ है, एक इंसानी फितरत है और वो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के साथ उनको साथ ले चलने की एक उसका है मिशन और मकसद। जब हम उस फितरत पे चलते हैं आप यकीन करें आपको सुकून महसूस होता है, क्योंकि ऐसा है जैसे कि आपका एक सेट है एटम्स का या मटेरियल का, वो अपनी जगह से हिल जाएंगे तो चीज़ नहीं, उस पर नहीं रहेगी कायम। बिल्कुल। So it is just like that. We are designed as a proper इंसान, हमारी मशीनरी इंसान वाली है अंदर, और अगर हम वही फितरत पे कायम नहीं रहेंगे और वही काम नहीं करेंगे जो ये बाकायदा आपको कहती है या इसकी आप बात नहीं सुनते,
तो वो फिर अक्सर आपके लिए ना आप सुनते होंगे रोज, मैं भी सुनती हूँ कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है लोग जो बीमार हैं, जो लोग ज़हनी तौर पे डिप्रेशन के शिकार हैं, या उनको कोई ना कोई मसाइल हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो मेरे फ्रेंड हैं, वो अक्सर कहते होते हैं उमर के, आपका नैरेटिव क्या है? मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अपनी जो एक आवाज़ बनाई हुई है ना, एक हमारी आवाज़ होती है ना अपनी, हम अंदर से बात करते हैं अपने आप से जी जी। सब। तो वो जमीर जिसे हम कहते हैं जी। बिल्कुल ज़मीर, उसको आप देखते हैं कि वो किस टोन में बात कर रहा है। क्या वो एक मज़लूम सी किस्म की आवाज़ है कि मैं तो एक बहुत मज़लूम और बेचारा सा इंसान हूँ, और मेरा क्या होगा, मेरा ये आवाज़ तो नहीं है। या ये ऐसी आवाज़ है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आवाज़ है, जो आपके अंदर की है, जो आपको कह रही है कि डू नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल, दूसरों के ऊपर ना आप अपना सारे जो है वो एग्स, यू नो, यू लुक एट देम, बल्कि आप अपनी डिसीजन खुद लो। हम्म। तो ये आवाज़ जो नैरेटिव जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो अंदर अंदर की आपकी बातनी आवाज़ है, इसका क्या आपने कभी हमने, ये आई थिंक ये कॉन्टिन्यूस चीज़ है ये भी। आवाज़ का होना मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिस सहर। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कोई आवाज़ आती नहीं, और मेरा ख्याल है वो उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं जब वो वापस नहीं आ सकते और कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। सो जिस आवाज़ की आप बात करें, दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें इंसान बनाती है, इटसेल्फ हमें इंसान बनाती है। हाँ, और आपको ना साइंस बताएगी, ये रूहानी साइंस भी, पैरासाइकोलॉजी की साइंस आपको बताएगी कि ये रिसर्च है बेकायदा कि आप जितना आप इसकी आवाज़ को सुनते हैं ना, उतनी वो और ऊंची हो जाती है, और जी बाकायदा क्लियरली आपको सुनाई देती है। सुनाई ये नहीं कह रही जिसना आपको साउंड्स आ रही हैं, लेकिन वो आपको गाइड करती है, गाइडिंग वॉइस जी। होती है। हाँ जी। लेकिन आपको ध्यान उस पर देना ज़रूरी है। अगर तो आप उसको शक के बिना पे कह दें कि नहीं नहीं ये तो ऐसी ख्याली बात है, तो ये तो आपका दिल जानता है कि वो क्या सच है और क्या गलत है। तो आई थिंक ये इसके ऊपर ध्यान तवज्जो देना ज़रूरी होती है। और ये मैं क्लास में भी अक्सर होता था हमारा कि अटेंशन ज़रूर दें, तवज्जो, फोकस आप यकसुई के साथ जो है वो आप दिया करें ऑन वट एवर यू डूइंग। यकसुई और तवज्जो एक ऐसी प्रैक्टिस है, आई फील, कि आप अगर बर्तन भी धो रहे हैं ना घर में, और अगर आप उसको तवज्जो और यकसुई के साथ कर रहे हैं, तो आपको सुकून महसूस होगा वो काम करते हुए। तो ये एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर, आई थिंक दिस इज अ प्रैक्टिस एज वेल, कि आप यकसुई तवज्जो दें रोज़ाना कि आपकी आवाज़ क्या है, आपने आज काम क्या किए, क्या आपने कोई ऐसा अच्छा काम किया। तो मैं अपने लिए ना स्ट्रैटेजीज पे आ जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट जो हमारा जी। पार्ट था ना, वो मैं बात करना चाह रही थी कि एक तो सेल्फ डिस्कवरी का एक एंगल है, और ये एक ऑन गोइंग जर्नी है, ये नहीं खत्म होगा। बट हाउ टू मेक मीनिंगफुल डिसीजंस इन लाइफ, ये आज का मैं थोड़ा सा था कि हम इसके ऊपर अपनी जितने हमारे फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ हम बात भी कर लें। हाउ टू मेक मीनिंगफुल डिसीजंस इन लाइफ, ये मैंने खुद जो सीखा वो मैं शेयर कर सकती हूँ, बाकी तो अब ऑब्वियसली सारे अपना खुद बना सकते हैं एक फॉर्मेट। मेरा अपना तरीक़ेकार ये नोट किया थ्रू आउट लाइफ ये रहा है कि मैं ना अक्सर एक जर्नल या एक डायरी रख लेती थी अपने पास। तकरीबन मुझे बचपन से ही याद है, 10-11 साल की उम्र से तो मैं रखती थी डायरी। हम्म। उसमें ना मैं जो भी ख्याल आते थे या जो भी चीज़ें मुझे आती थी वो मैं लिखती रहती थी। अब हमारा चूंकि शऊर जो है ना, जो कॉन्शियस दिमाग है, वो वो ना भूल जाता है चीज़ें। तो होता ये था कि काफ़ी सारा रिकॉर्ड मौजूद होता था मेरी डायरी में, कि जो मेरी आवाज़ होती थी, या जो मेरा लाशूरी कैफ़ियत होती थी, या जो मेरी रोज़ाना की एक्सपीरियंस या एहसास होते थे, वो मैं लिख लेती थी। तो वो एक जगह पे मेरे पास रिकॉर्ड रहता था उसका। अब वो होता है क्या था, वो मैं रोज़ लिख लिया, कभी हर हर दूसरे दिन लिख लिया, कभी कोई किताब पढ़ी, उसमें से कोई बहुत ज़बरदस्त बात समझ आ गई, वो मैंने लिख ली। अब उस तरह ना डायरी पे डायरी मेरी जमा हुई, और मैंने नोट ये किया कि कुछ सालों के बाद मैंने ना वो डायरीज दोबारा खोल के जब देखी, तो मुझे बकायदा एक पैटर्न नजर आया उसमें। पैटर्न ये मुझे नजर आया कि अच्छा, मैं इधर से शुरू हुई थी,
या मैंने ये सोचा, ये ख्याल किया, ये काम किया, और उसके बाद फिर मैंने डिसीजंस लेने भी शुरू कर दिए उन्हीं के कमेंट्स की, उन्हीं के एहसास की, उन्हीं कैफियत की बिना पर। और मैं अपनी डायरी में भी वो डिसीजंस भी लिख लेती थी कि अच्छा मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैंने ये करना है, दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैंने ना, बेशक आप ये भी रिसर्च है कि 60%, 60% आई थिंक, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं आप मजीद और जाके, कि जितनी आप तवज्जो देते हैं और जितना आप लिखते हैं, 60% से 70% को एक परसेंटेज है, ऑल कंफर्म इट, वो होती है, वो उसको अचीव कर लेती है अगर आपने लिख रखा है। सो यू हैव अ पॉसिबिलिटी of 60% achievement of that written goal अगर आपने उसको लिख लिया और जहन में नहीं है। खाली जहन में होता है ये कि जहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक शिकार है तगय्युर का। तगय्युर मतलब कि हर वक्त चेंज हो रहा है, तो वो तो अपनी डिसीजंस भी और अपनी चीज़ें चेंज करता रहता है। लेकिन अगर आप तवज्जो से लिख लेते हैं, एक उसका रिकॉर्ड कायम रहता है। और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखने से, उन चीज़ों से आपकी चीज़ें रिजॉल्व भी होती हैं। मैंने अपनी मास्टर्स की क्लास में ये चीज़ सीखी थी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। खुद से बात करना, या खुद से बात तो नहीं करना, मतलब रिफ्लेक्ट करना किसी भी बात पे, उसको सोचना, उस पर सोच विचार करना, उस पर तफक्कुर करना, और फिर उसके ऊपर अपना ख्याल लिखना या ख्याल का इजहार करना। इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस तरह आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपको कुछ दिखता है, फिर आप उसको जो दिखता है वो उसको आप कुछ उसका तसव्वुर कायम करते हैं, तसव्वुर या कोई आइडिया कायम करते हैं उसका। तो ये वही एग्जैक्टली। प्रिंसिपल है, ये वही प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, मेरी अपनी कोई क्रिएटेड ये कोई साइंस नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है पहले से। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, ये मैं अक्सर अपनी उसमें भी बताती थी, उसके तरीके हैं करने के सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसमें से पहला तरीका तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, वो ये है कि जर्नलिंग, अपना एक जर्नल बनाइए कि अपने जो आप पढ़ते हैं रोज़ाना, या जो एहसास हैं, जो ख्यालात हैं, उनको आप लिख के रख लिया करें। आपको फिर बाकायदा आप खोलेंगे उनको कोई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल के बाद, आपको उसमें नजर आएगा कि एक तो आप में तब्दीली भी कितनी आई, और आपने कुछ ऑटोमेटिक लाशूरी डिसीजंस भी ले लिए, क्योंकि आपने लिख लिया था, सॉर्ट आउट कर लिया था उन ख्यालात। Let me add an interesting comment here. हाँ। Is it necessary कि हम जर्नल लिखें? क्योंकि मैं यहाँ पे एक रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से अपनी जो एवोल्यूशन है आपका, आप उसको देख सकते हैं, आपकी थिंकिंग का एवोल्यूशन। क्योंकि अक्सर मैं आप सबसे कॉमन एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं जर्नल या डायरी लिखने का कभी भी कायल नहीं रहा, जिस तरह लाइक यू, एंड आई रिग्रेट कि मुझे लिखनी चाहिए थी ऑब्वियसली, और आई माइट स्टार्ट इट नाउ, क्योंकि जो है यू नेवर नो इट, कि जो है वो कभी भी लेट नहीं होता। सो हाँ, यू इसमें अक्सर होता ही है कि इट डज वंडर्स। अच्छा, मैं आप इसमें जिक्र कर रहा था कि अक्सर सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लें, तो हम अगर अपने फेसबुक के लुक बैक के अंदर देखें, हम्म। हम्म। तो वहां से आपको वो आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पे आ चुके हो। बिल्कुल, ये क्या से है? एग्जैक्ट एग्जांपल यही है कि एक जर्नी है, एक टाइमलाइन की जो है ना वो रिकॉर्ड हुई भी होती है। और ये सारी हम समझ रहे हम कर रहे हैं, ये तो बाकायदा सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला के पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कि यहाँ तक कि हमारा एक इंटेंशन भी, नियत भी, ख्याल भी, इसका आपको डर खौफ नहीं होना चाहिए। ये हमें ना एबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है कि हम इन चीज़ों का शऊर रख सकें, इन चीज़ों को पहचान सकें, अपने आप को पहचान सकें। अब ये जानवर तो आपको पता है वो, उनको होता है शऊर ज़रूर, उनकी सेंसेस भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमारे में नहीं है सेंसेस वो। लेकिन उनके अंदर जो ये इर्तिका है ना, जो सफ़र करना है एक जोन से दूसरे प्लेन, और अपना एक ग्रोथ करने का जो अमल है, वो वो हैवानों में तो नहीं है, वो हमारे में है। और हमारा एक जो प्रोसेस है उसको आई थिंक वो एक कंटिन्यूसली हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि वो क्या है इर्तिका आपकी लाइफ की जर्नी की। इसमें सो जर्नलिंग इज वन आइडिया। ऑफ कोर्स आई वुड बी वेलकम टू नो मोर। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ और भी चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस किताबें पढ़ना एक ऐसा एक अमल है जो इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी इन लाइफ। बहुत सारी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो मुझे अच्छी लगती थी वो मैं पढ़ती थी, इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में। तो उसमें एक
फिलोसफी पे, साइकोलॉजी पे, जो मुझे मेरे इंटरेस्ट के आप समझने टॉपिक्स थे, उनके ऊपर मैं अक्सर जो है वो किताबें भी पढ़ती थी और उनके ऊपर जो है वो गौर फिक्र भी करती थी और लिखती भी थी. This is one way, and then you watch and expose yourself to good content. हम ना बहुत सारा जंक कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त जिंदगी में. आप नोट करेंगे आपकी आधी से ज़्यादा जब आप रात को सोते हैं ना, एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई होती है. और इतनी एनर्जी हमारे अंदर है, हम तो, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाली हमारी एनर्जी है, लेकिन हम वो ज़ाया करते हैं. टीवी देख लिया, न्यूज़ देख ली, बहुत सारी और जंक. ठीक है, वो हमें बाखबर होना चाहिए हर चीज़ों से, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमने क्या वो किसी अमल में लेके आए उसको, इस बात का, उसका कुछ फ़ायदा हुआ हमें, परेशानी के अलावा कोई और चीज़ आई हमारे मतलब हिस्से में. सो दीज आर सम क्वेश्चंस आई फील हमें कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस की एक उसमें रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं क्या हम वो ज़ाया तो नहीं हो रहे, हमारा पोटेंशियल ज़ाया तो नहीं हो रहा. डोंट यू थिंक कि दिस इज द राइट टाइम जो ये सारी बातें आप कर रही हैं वो सारा प्रोसेस करने के लिए, जर्नल लिखने के लिए, अपनी सारी रूटीन को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए कि मैं सारा दिन क्या कर रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्टली द राइट टाइम. मे बी नेचर हमें जो है वो टाइम दे रही है कि आप बैठें, सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक. यस यस एब्सोल्युटली एवरीथिंग आई फील. ये कोरोना जो है हमारी टीम भी कहती होती है, और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, डार साहब, अनवर डार साहब, ये सच विजनरी. वो भी यही कहते हैं कि ये तो कोरोना तो कोई मसाया बन के आया है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है, और जो है वो लोग जो है उनको अपने आप को सीधे उस पर लेके भी आ रहे हैं. तो दिस इज अ ग्रेट चांस आई फील, और यूर सो राइट. आई थिंक बैठ के लिखना, नेचर को एंजॉय करना, देखिए बर्ड्स को देखना, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये मामूली सी और बड़ी गैर ज़रूरी सी चीज़ें लगती हैं देखने में, लेकिन जब आप वाकई में इनको प्रैक्टिस करते हैं ना, आप यकीन करें आपको कितना सुकून मिलता है, ये करके ही पता चलता है. इवन दो यू विल नॉट गेट दैट सेटिस्फैक्शन जो आपको, समझ लें, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोज हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, वो वाला आपको, जैसे कहते हैं एड्रेनलिन रश तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सुकून जरूर मिलेगा. ये मैं कह सकती हूँ. तो वो आजकल के ज़माने में ना जो 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 कुछ करते हैं ना, जो सोच करते हैं हम कि कौन देख रहा है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, हम ये भूल गए हैं कि अल्लाह की जो ज़ात है वो हर पल देख रही है. और वो जैसे ब्राउज़र में आपकी सर्च हिस्ट्री मौजूद होती है ना, तो अल्लाह के पास भी सारे अमाल, एक्शंस, इंटेंशंस की ना वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड मौजूद होता है, ब्राउज़र हिस्ट्री मौजूद होती है. तो वो आई फील कि ये ब्राउज़र हिस्ट्री आप भी मेंटेन रखें अपने लिए, जी. अमाल का, एक्शंस का. ये जर्नलिंग के साथ बड़ा फ़ायदा हो जाता है, फील के आप ट्रैक पे रहते हैं अपने कि जर्नी कैसी जा रही है मेरी, सही जा रही है, और मामलात सही चल रहे हैं. तो खुद को तसल्ली भी आप दे सकते हैं इसमें, आप दूसरों पे डिपेंडेंट भी नहीं रहते. तो दिस इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस. मेरे लिए तो बहुत काम किया है कि मेरे पास अक्सर हेल्प सपोर्ट नहीं होती थी कि मैं किससे बात करूं और मैं किसको बताऊं, और वालिदैन को बताने की कुछ बातें आप घबराते हैं, और पता नहीं आप डरते हैं, खौफ आता है आपको, पता नहीं कि कोई और आपके आइडिया को जज ना करते. ये बहुत सारे मुझे इश्यूज आते हैं, मुझे खुद भी आए, और मैं बहुत से स्टूडेंट्स भी कहते हैं हम जज होने का बड़ा हमें डर होता है. तो कॉमन वो इश्यूज है मैम, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ ही होता है मोस्टली, तो ये बिल्कुल कॉमन इश्यूज हैं. और इवन एज अ काउंसलर जब हम उनके सामने बैठते हैं फेस टू फेस हर साल तकरीबन कोई हंड्रेड्स की तादाद में स्टूडेंट होते हैं जो हमारे सामने बैठते हैं, तो सबका ये इशू होता है कि वो काउंसलर के सामने भी ओपन अप होने में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही होती है, क्योंकि एक हैबिट ऐसी डेवलप हो चुकी है कि हम अपने आप को क्लोज रखते हैं और इस तरह नहीं जो है वो ओपन हाँ, होना हम चाहते. जजमेंट से डरते हैं असल में ना. और ये जजमेंट आपकी ना, आपको डर खौफ इसका इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप इसको पॉजिटिवली अगर देखें, तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए हर मामले में, कि किसी ने अगर कोई बात की है उसको एज अ कमेंट या ओपिनियन लिए बगैर जो बात की है उस पर गौर की जाए, और उसके ऊपर देखा जाए कि क्या ये वाकई में बात मेरे पे अप्लाई होती है, दुरुस्त है, शायद मुझे इसका जायजा लेना चाहिए. तो एक तर्ज फिक्र की चेंज की ना ज़रूरत है इस वक्त.
वो तर्ज फिक्र इमोशनल तर्ज फिक्र नहीं है या जजमेंटल तर्ज फिक्र नहीं है, वो न्यूट्रल तर्ज फिक्र है जिसके अंदर आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखते हैं और उसको उसके ऊपर अमल करते हैं। सो आई फील के जजमेंट से नहीं घबराना चाहिए। ये तो आई इट्स इजी फॉर मी टू से बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट फेज एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू नाउ इन दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ। ऑफ कोर्स मैं पहले भी मैं खुद इस स्टेज से गुजरी हूँ, मैं घबराती थी कि जज करेगा कोई या कुछ नहीं, लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिकॉज माई इंटेंशंस एंड पर्पस वाज सो क्लियर कि मैंने क्या काम करना है, ये क्या मेरा मोटिव है जिंदगी में, तो वो फिर डर खौफ निकल गया कि अच्छा भाई चाहे जो मर्जी के आई डोंट केयर एनीमोर, मैंने तो ये काम करना है और मैंने चाहे ऐसे करना है या वैसे करना है, जो मर्जी जो जो कोई कहता है उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो आई फील कि जी 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 कंटिन्यू प्लीज, मैं बाद में करता हूँ। I was just thinking also that it's 4:50 perhaps we can like 10 minutes का मैंने टाइम निकाला था मार्जिन, और दोनों हमारे टॉपिक्स भी कवर हैं कि हम क्वेश्चंस कमेंट्स आपके भी हैं कोई, तो मैंने अभी देखे नहीं जी है, मैं मैं देखूंगी। मेरे पास कुछ जो है वो कमेंट्स आ चुके हैं और मैं वही जो है वो आपकी तरफ शूट करना चाह रहा था बेसिकली, इसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया था। हाँ, ये जबरदस्त एक कमेंट आया है यहाँ पे मिस मेविश मेमूना का कि हाउ वी कैन इनकलकेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन यंग चिल्ड्रन स्पेशली हु आर इन फॉस्टर केयर। ये इतना अच्छा इन्होंने और मुकम्मल एक सवाल लिख के भेजा है कि जो बच्चे हैं खास तौर के जो फॉस्टर केयर में, फॉस्टर केयर से मुराद वो ये है कि जिनकी कफालत की जा रही है या जिनके कोई असल वालिदैन मौजूद नहीं है देखभाल के लिए, जिनके कोई गार्डियंस नहीं है, वो फॉस्टर केयर में होते हैं। जिस तरह हमारे रोशनी होम्स ट्रस्ट में आप हमारे तकरीबन माशाल्लाह 80 बच्चे ऐसे जो जिनकी कफालत की जाती है, उनका प्रॉपर उनकी चीज़ें फुलफिल होती हैं। तो इसके अंदर इन्होंने जो सवाल लिखा हुआ है कि हाउ वी कैन इनकलकेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें तो इसमें ना सादी सी बात ये जो मुझे सब फौरन जहन में आई है ना कि हम खुद इस वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि जो बच्चों की जो ज़िंदगी है ना वो उनको बच्चा रहने देना चाहिए। बच्चों को ना हमने काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऑलरेडी पुश किया हुआ होता है और सो मच प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड कि जो उनका बच्चा चाइल्डहुड होता है, जो उनका बच्चा रहने का जो एनर्जी चाइल्ड हैज़ टू प्ले, वो नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हुई होती है कि वो दुनिया से अटैच नहीं होती। वो मादी दुनिया को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह हम देखते हैं। तो बच्चों को तो एक तो पहला टिप यही होगा, आई फील टॉप ऑफ माई हेड एंड व्हाट आई फील इज़ रियली ट्रू, कि बच्चे को ना बच्चा ही रहने देना चाहिए और बाकायदा आप हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि हाउ टू स्पेंड लाइफ, हाउ टू लुक एट थिंग्स। आप देखेंगे बच्चों को कि वो जब खेलते हैं या जब नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग तरीका है इंटरेक्शन का, या उनको ना टाइम की कोई फिक्र होती है और हमें होता है कि अच्छा पहला पीरियड हो गया है, पहला कोर्स कवर हो गया है, दूसरा कर लो, 1 घंटा गुजर गया है, अब दूसरे ये काम कर लो। तो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि एज 0 से लेके जो 6 years to 7 years तक बच्चे का ना टाइम का तो कोई सेंस नहीं बना होता अभी। और हम ना अभी क्लास 1 से ही समझ लें, आप प्रेप से ही कुछ लोग तो उनको ना ये घड़ी पे टाइम देखना सिखाते हैं। सो दीज आर सर्टन थिंग्स आई फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले एक वाला स्टेप है कि हमें एज ये अडल्ट्स या हमें एज केयर टेकर्स एंड फॉस्टर केयर के गार्डियंस ये समझना ज़रूरी होता है कि बच्चे का जहन या बच्चे की डेवलपमेंट होती किस तरह से है, पहले उसका जहन काम कैसे करता है या वो डेवलप कैसे होता है। ये हम स्टेजेस हम भी इनसे गुजरे हैं लेकिन हमें याद नहीं होता, ये चीज़ें याद नहीं रहती। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, उसमें हम मज़ीद और आगे डिटेल में भी बात कर सकते हैं। उसके अंदर पहली डिटेल बात जो है वो यही जो हमने आज भी शेयर किया है कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना तब आपको एक्चुअलाइज होती है कोई चीज़। मतलब कि आपने जिस वही शीशे में या लाइट ऑन की है और शीशे में देखा है, तब कोई चीज़ आपको तसव्वुर कायम हुआ किसी चीज़ का।
इसलिए इंसान के भी, बच्चे के भी जहन में इसी तरह होता है कि आप रिफ्लेक्ट करते हैं किसी बात पे, कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं बाकायदा एक शीशा मिरर की तरह। तो वो जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होती है। अच्छा, सवाल ये होता है कि मैं कौन हूँ। तो वो मैं कौन हूँ वाला जो सवाल है ना, वो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जवाब आते हैं इसके, जब हम ये अमल करते हैं रिफ्लेक्शन वाले। इसमें बच्चों के लिए खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि उनकी वोकेबलरी नहीं होती, उनके पास ना अल्फाज नहीं होते, लिमिटेड ज़ख़ीरा होता है उनके पास। कुछ बच्चों के पास 2000 अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की ये मैं बात कर रही हूँ। तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस, जिस तरह हम बात करें ना इस वक्त अल्फाज में, उनका फिर तरीके या रिफ्लेक्शन के तरीके और होते हैं। और उसमें अक्सर ये प्रमोट करते हैं एजुकेटर्स भी और आर्टिस्ट्स भी, एजुकेटर्स भी, कि उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो जमालियाती जितने भी स्किल्स हैं ना, क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनके ऊपर काम करें। फॉर इंस्टेंस उनसे ड्राइंग्स पे, डिस्कशंस में, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स, इनके ज़रिए उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका दें। We can take this answer like घंटा और but But we I don't think have a घंटा. we don't तो uh, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी साइड से जी एनईसी की साइड से क्वेश्चन आया, हाफिज अब्दुल मनान है और वो कह रहे हैं जी कि हाउ टू कंट्रोल ओवर दी ओवर इमेजिनेशन, और बिकॉज समटाइम्स इट टेक्स यू अवे फ्रॉम रियलिटी। अगर हम रियलिटी से जुड़ के रहेंगे तो ये सारा कुछ पॉसिबल होगा, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो ओवर इमेजिनेशन और एक ख्यालाती दुनिया के अंदर रहते हैं। तो किस तरीके से उस मसले को टैकल किया जाए? thanks so much whoever this is. I'm forgetting the name. Who's the name of this person? हाफिज अब्दुल मनान। Hafiz Abdul Manan. Such a brilliant question. I feel over imagination का ना मसाइल हम सभी को हो जाते हैं अक्सर, चाहे जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करो। उसमें ना एक जर्मन फिलोसोफर है, मुझे याद आ रही उनकी एक बात बड़ी फनी सी शेयर करूंगी। वो एकहार्ट टोले उनका नाम है, मैं भी कमेंट में भी भेज देती हूँ। एकहार्ट टोले साहब जो है वो कहते हैं कि द माइंड इज लाइक अ स्निफिंग डॉग। जिस तरह कुत्ता सूंघते सूंघते नहीं पीछे पीछे चलता किसी चीज के, तो वो कहते हैं द माइंड इज लाइक अ स्निफिंग डॉग। वो सूंघता है, सूंघते सूंघते पहुंच जाता है कहीं, फिर एकदम से कोई और चीज उसको डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, फिर वो उसको सूंघने निकल जाता है, फिर उसको आगे कोई और चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, फिर वो उसके पीछे निकल जाता है। तो जहन भी जो है ना हमारा, बिल्कुल ये एक माइंडलेस जो है, माइंडलेस और स्निफिंग डॉग की तरह का है, एक उसका है। तो ओवर इमेजिनेशन ना ये बहुत ज़्यादा जहन में रहने से होती है। इसको आपने बैलेंस करना होता है। देखिए हम लोगों का जो अब मैं दिल बोलूँगी या हार्ट बोलूँगी तो इसको लोग मिसकंसीव ना करें कि दिल वो वाला दिल नहीं मैं बात करी जो एक वो फ्लैश का एक दिल बना हुआ है आपके जिस्म में, वो नहीं बात करी। ये गोश्त पोस्ट वाला जो हमारा दिल है उसकी बात नहीं हो रही, ये बात उस दिल की हो रही है जिसके अंदर से आपको गाइडेंस आती है आपको। तो ये आपके जहन को बैलेंस में रखता है। जब आप जहन की ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहेंगे, वो तो आप स्निफिंग डॉग है, उसका तो अमल ही आप बाकायदा जहन की डायग्राम खोल के देखें ना ब्रेन की, आपको बाकायदा नजर आएंगे उसमें न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इतने न्यूरल नेटवर्क्स आप सोच भी नहीं सकते कि एक ख्याल आता है, फिर एक और ख्याल आता है, फिर एक और ख्याल आता है, एक और ख्याल आता है, स्पार्क्स बनते हैं, जहन आपका इस तरह से लाइट होता है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है ना कि आप दिल के साथ इसको बैलेंस में रखें, कोई भी जवाब आया, चेक किया, ये दिल को सही लग रही है, ज़मीर को सही लग रही है, तो वो बात फिर 100% दुरुस्ती होती है। बिल्कुल। तो माइंड जो है ना, माइंड को आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, बिकॉज द माइंड इज़ अ ब्रिलियंट मशीनरी, नो डाउट, बट इट शुड बी इन बैलेंस विद द हार्ट ऑलवेज आई फील। जवाब जो है ना वो आपको दिल से ही मिलेंगे। जहन जो है वो इल्म हासिल करने, एक ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत अच्छी मशीनरी है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी साइड पे कोई है तो आप ले लें, अदरवाइज मैं आई शूट इट।
मुझे तो कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, और इसके अंदर एक किसी ने कहा है कल्ब, मावरा अहमद है, उन्होंने कहा है कल्ब इसको कहते हैं, बिल्कुल इसको ओह माय कल्ब, गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिल्कुल कल्ब कहते हैं। ये दिल इज द प्रॉब्ली नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी। इसके ऊपर बहुत सारे औलिया ने भी लिखा है, और बहुत सारे हमारे शायर हैं उन्होंने भी लिखा है कि कल्ब जो है इट्स द इनर हार्ट, जो हमारा बातनी वजूद है। तो ये उनका दिल, लफ्ज कल्ब यूज करने का यही मकसद था, क्योंकि दिल जो है वो इस जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरता, कल्ब जो है वो उस कॉन्सेप्ट को पूरा करता है। बिल्कुल ऐसे है। तो दिस इज, आई एम ग्रेटफुल टू मावरा कि उन्होंने क्लैरिफाई भी किया इसको। तो बाकी आप ये मेरी तरफ से कुछ किए थे कमेंट्स वगैरह और हैं इसके अंदर। ज़मीर इज आवर गाइड, ये भी लिखा हुआ है इसने। वसीम बदामी साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि ज़मीर इज आवर इमेजिनेशन। ज़मीर जो है ना वो एक, लाइक आई सेड, इट्स लाइक अ गाइडिंग वॉइस, गाइडिंग साउंड, और गाइड फॉर यू। आपका बातनी जो है, इमेजिनेशन तो वो चीज़ है ना जो हम इमेजिन करते हैं, या हमारे जहन में ख्यालात तस्वुर कायम करते हैं, वो इमेजिनेशन। सो आई थिंक ज़मीर को इमेजिनेशन से जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दे आर टोटली सेपरेट थिंग्स। इमेजिनेशन कैन बी रॉन्ग, लेकिन मे बी आपकी जो इनर वॉइस है या ये जो ज़मीर वाली चीज़ है, सो ये आपको गाइडिंग लाइट के तौर पे काम करती है, और इमेजिनेशन कैन डिस्ट्रॉय यू समटाइम्स इवन, अगर बहुत ज़्यादा ख्यालात में रह जाए। बहुत सारे ख्याल पे कंट्रोल करना है कि लॉट ऑफ पीपल दैट आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस एज वेल, जो इनको खुदा ना खास्ता कोई मेंटल इलनेस है, they those are also caused by a lot of समझ ले not imbalances of the heart, कि उन्होंने जो है वो ओवर इमेजिनेशन वाली जैसी बात है वो या तो हो गई है, या तो फियर और डाउट का अमल ज़्यादा आ गया जहनों में, कि ये डर का, खौफ का। तो ये चीज़ें जो है वो उससे, आई थिंक वी कैन प्रैक्टिस टू कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स एंड कीप आवर बैलेंस। एक क्वेश्चन और है, पीरज़ादा गुलफाम सईद का क्वेश्चन है, और वो एक जो है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास कि लोग क्या कहेंगे वाली बात कर रहा है, कि अगर हम अपना आप बदलना भी चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन तो वही आता है कि लोग क्या कहेंगे। सो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, बात असल में ये है कि जब तक ये ना हम अपने में रहेंगे ना, मैं में, कि हम अ, मैं जो हूँ, मुझे कौन कहेगा, कुछ कहेगा, मेरा क्या होगा, ये वाला नैरेटिव, एक नैरेटिव है ये, कि मुझे कोई गलत ना कह दे। जब आप इस लिमिटेड उससे निकल जाएंगे ना, तो आपको तो कोई डर खौफ होना ही नहीं है कि कौन जज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। वो आप उस इमेजिनरी जो है आपने, मैं हम लोगों की इमेजिनरी है बेसिकली, ये इमेजिनेशन है। हम्म। ज़मीर मैं जो है ना वो एक इमेजिन्ड, कि मैं हूँ। भैया आप हैं, लेकिन ये तो जिस्म है ना, आप जिसको समझ रहे हैं, वैसे तो जो आप असल में है वो तो इतना वुसअत वाली चीज़ है कि उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हाउ कैन वी बी अफ्रेड इफ वी आर सो वास्ट। एंड इसी तरह से है ना कि एक पूरा समंदर है, और अभी आप अपने आप को एक कतरा समझे हुए, नो डाउट दैट कतरा इज व्हाट मेक्स द होल समंदर। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है दैट इज नॉट वेयर इट एंड्स। तो सेल्फ जजमेंट जो है, फील के वो आप लिमिटेड सोर्सेज ऐसे ही बाहर आ जाएंगे ना, यू विल नॉट बी फियरफुल ऑफ अदर पीपल्स जजमेंट्स। ये एक अब कॉन्स्टेंट रियलाइजेशन करें, और पर्पस और इंटेंशन ढूंढ लें कि मेरा ये है। उसके ऊपर आपको कोई जज करता है या कोई करता है तो वो तो आपका फिक्स्ड है। और वो इंटेंशन, अगर मैं जैसे आपको पहले शुरू में भी बताया कि एक कॉमन इंटेंशन हमारा एज ए इंसान एक है, कॉमन इंटेंशन आपका, मेरा, हम सबका, वो खिदमत खल्क है। हम्म। और किसी भी फॉर्म में आप कर लें, आपने किसी से अच्छी बात कर ली है, आपने हंस के मुस्कुरा के बात कर ली है किसी से, या दैट इज ऑल्सो खिदमत खल्क, आई फील। हम्म। तो अगर आप खिदमत खल्क का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर कायम रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ये जजमेंट इश्यूज आएंगे, या कभी भी फियर और डाउट के इश्यूज आएंगे। मेरा ये अपना तजुर्बा ये है। अच्छा जी, इसमें एक और जो है वो मोस्टली एक हमारी फीमेल स्टूडेंट है मिस अक्सा अली, उनकी तरफ से स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन आया है कि
एज अ चाइल्ड हमारी बहुत सारे जो है वो ड्रीम्स होते हैं, वी हैव अ लॉट, वी हैड लॉट ऑफ ड्रीम्स, उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ हमें हर फेज के साथ किसी ना किसी ड्रीम का सेक्रीफाइस देना पड़ता है, तब हम अगली अडल्टहुड की स्टेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। हम्म सो वो कह रही हैं कि ये जो झड़ते हुए सपने हैं, जिसे हम अगर प्योर उर्दू के अंदर बात करें, तो ये हमारे बिहेवियर को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो इस वजह से भी शायद हम जो है वो सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर पाते, अपनी पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाते। सो इस पे ओवरकम किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उन ऐसे सपनों को जिनको हम अचीव नहीं कर पाए उनको ओवरकम किया जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं ना इस आंसर जवाब का आंसर के लिए ना मैं एक छोटी सी मैंने एक ड्राइंग प्रिपेयर की थी। वो मैं अगर आप इजाजत तो मैं शेयर करती हूँ, अगर हमारे व्यूअर्स भी वो देख लें। फ्लोर इज ऑल योर्स मैम, इजाज़त की जरूरत नहीं है आप। ऑसम ऑसम। मैं वो छोटी सी एक चीज थी, वो मैं सोचा कि हम शेयर कर लेते हैं। अम, इसके ऊपर जो ये आपको नजर आएगा कि ये कुछ स्टेप्स मैंने लिखे थे जो मेरे समझ में मेरे अपने तजर्बे के हिसाब से थे, कि अक्सर आपका ये पूरा सफर है ना, आप समझें जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, ये पूरा एक सफर है। और इस सफर में मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं। उसका पहला स्टेप तो होता ही है ना कि पहले पर्पस को डिस्कवर करें, दरियाफ्त करें अपना मकसद हयात हम्म। की। फिर दूसरा स्टेप ये है कि पहले फिर आप उसकी खोज लगाएं और आपकी जो सलाहियतें हैं उनका उनको बाहर निकालें, जो आपकी पोटेंशियल है। और ये आता तब है, जैसे ये हमारी बहन, उनका क्या नाम है, आई एम नॉट श्योर व्हाट हर नेम, व्हाट यू मेंशन, बट शी हैज सेड कि हम लोग हमारे छठते हुए ख्वाब है, ये क्यों टूट जाते हैं और ये हम क्यों होते हैं, इसको आपको हमेशा पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए। मेरे साथ भी अक्सर ऐसी चीज़ हुई है। मेरा पता है क्या एम ऑब्जेक्टिव था जिंदगी में, वो था कि मैंने ना एक आर्टिस्ट बनना है, विजुअल आर्टिस्ट। और वो मैं अपनी तरीके से प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो मेरा अपना एक वो है शौक मेरा। लेकिन एक वो ही मेरा टूटा ख्वाब। और मुझे उसके अंदर ना अल्लाह ताला का वो भी हिकमत भी नजर आई कि ये हर चीज़ें जो हैं वो आपको फेलियर्स भी होंगे। इट्स नॉट ऑल रेनबोज एंड बटरफ्लाइज ऑल द टाइम। ये आपके ख्वाब टूटेंगे भी, बट इफ़ यू स्टे कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव एंड यू लर्न योर लेसन्स फ्रॉम दोज फेलियर्स, कि मेरा यार ये इस्तीफ़ा जो है ना वो मैं कर नहीं सकी ये काम, लेकिन ये पॉइंट्स मेरे सही थे, ये पॉइंट्स मैं आगे लेके जा सकती हूँ ज़िंदगी में, तो वो आपके बन जाते हैं। दूसरा ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने इधर वैल्यूज़ आपकी और इंटेंशन, ये फिक्स हो जाए ना आपकी वैल्यूज़ और इंटेंशन, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपीरियंस। तो आप मैं आपको ये एडवाइस ये करूँगी कि एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ ये रह गया ना यहाँ पे ज़िंदगी में कि आपने आज कितनी नेटफ्लिक्स पे शोज देख लिए, और हमारा ये एक्सपीरियंस रह गया कि आज हमने ना कितने यू नो लाइक्स अचीव कर लिया, स्टोरीज पोस्ट कर ली, तो ये एक्सपीरियंस फिर यही रिकॉर्ड होंगे। फिर आप कैसे ख्वाब तक पहुंचे, क्या ख्वाब, क्या मकसद, क्या यू नो। सो एक्सपीरियंस आई फील पुट योर सेल्फ इन डिफरेंट काइंड, पंगे लें आप मुख्तलिफ जगहों पे एक्सपीरियंसेस करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही छट जाएंगी जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, और वो चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी बाकायदा, जो आपकी पर्पस या पाथ जो अल्लाह ताला ने आपके लिए सेट किया है या आपका है, वो आपके सामने आता जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोसेस जो मैंने लिखा हुआ है वो अमल है। अब जो आप एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को मुसलसल, तो उसके अंदर से ना वो स्ट्रैटेजी तदबीर बनती है आपकी अपनी, और आप जर्नल भी करते रहें, आप लिखते भी रहें इनके बारे में। फिर वो एक अमल आपका कायम हो जाता है, बन जाता है। जब वो प्रोसेस आपका कायम हो जाता है, उसमें से आपको मायने और मतलब समझ आना शुरू होता है कि अच्छा यार ये मैंने काम किया था, इसकी ये वजह थी और ये अमल, ये रिएक्शन। उसके बाद जनाब आ जाता है लास्ट स्टेप, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, आपका बन जाता है होप और यकीन, आस, उम्मीद और यकीन। जब इस स्टेप पे आप पहुंच गए, फिर आपको वो वाला स्टेप पे पहुंच गए ना जिस पे आपको कभी अब डर और खौफ नहीं है, अब इतना यकीन अपने ऊपर हो गया है कि अब आप को कोई ना रुकावट बीच में रोक सकती है, ना तो कोई जजमेंट का डर होता है, ना कहीं रुकावट, फेलियर का भी डर नहीं होता। फेलियर आती है आप तो वाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फेलियर भी आ गया तो आप जो है वो you have that yaqeen in your heart कि whatever is happening is on a right path, क्योंकि आपकी intentions clear है।
पर्पस भी क्लियर है. So I thought I'd share this and maybe keep it on the screen. I'm sure we have this session recorded. I think also people can go and look at it all as well whenever they feel like it. Okay. But this is only be sure that this is something I've created for all of you or for myself. इसके अंदर आप लोग भी ऐड कर सकते हैं और स्टेप्स चीज़ें अगर आपको लगता है कि यार ये भी इसमें ऐड होती हैं चीज़ें ये भी होती हैं तो यू कैन फॉर श्योर डेफिनेटली आपके अपने मुख्तलिफ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐड कर सकते हैं. Are we have another बिल्कुल. I have a question, लेकिन यहाँ जरा अजान हो रही है इस वजह से मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा था, so you may continue please. Surely take a break. Bye guys. So we can take a break. ओके मैम, सो आपको क्विक से 2 क्वेश्चंस बताऊं, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं. आपकी साइड पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो. नहीं go ahead for sure. Let's take the questions. अच्छा जी, इसमें पहले उजाला बिनते अशरफ हैं जो पूछ रही हैं कि आपने जजमेंट की बात तो की है कि फियर ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट फियर ऑफ जजमेंट. और इसके अलावा एक साथ क्वेश्चन है, मिस नबिया सईद हैं और वो कह रही हैं कि हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हमारी लाइफ का ट्रू पर्पस जो है वो यही है, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी चीज़ों में छोटी छोटी जो है वो एक्सपर्टीज कर लें अपनी इस्टेब्लिश, या फिर जो है वो किसी एक चीज़ में को पकड़ें और उसके अंदर मास्टर बन जाएं. सो आपका इस बारे में क्या कहना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है? पहले तो मैं नबिया का जो है ना वो क्वेश्चन करती हूँ उस पे, वो नया क्वेश्चन है, थोड़ा फियर ऑफ जजमेंट के ऊपर हमारी थोड़ी सी बात भी हुई है. आई विल कम बैक टू इट. जो नबिया का जो सवाल है ना कि हम किस तरह से कर सकते हैं और क्या है, ये आई थिंक इट्स अ कॉमन क्वेश्चन from most of my students. Nabia is also one of my previous students as well. तो वो एनईसी की ये भी स्टूडेंट है जी, एनईसी के थ्रू आई थी आप तो. बिल्कुल. तो वो ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये किस तरह होता है और क्या होता है. ये सवाल आपको ना इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम ना बाहर की तरफ ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे हैं इस वक्त. आउट एक्सटर्नल लाइफ आप समझ लें, ज़ाहिरी ज़िंदगी,
या ज़ाहिरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं कामों में, नॉलेज सीखने ये करना है। जो हमारी अभी शुरू में बात हुई थी ये था कि आप दुनियावी अलूम हासिल करें ज़रूर, आप अपनी स्किल्स उनको एनहांस करें ज़रूर, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपकी सलाहियतों को बाहर निकालने, आपका मकसद पे आपको लेके आना है। लेकिन आपका जब आपको वो ख्याल है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रू मकसद है या क्या नहीं है, वो आपको सिर्फ आपकी बातन बता सकता है। वो ना मैं बताऊंगी आपको, ना मैं बता सकती हूँ, ना आपके वालिदैन बता सकते हैं आपको, ना कोई तीसरा चौथा बंदा आके आपको बताएगा। वो आपका बातिन आपको खुद बताएगा कि यार ये देखो ये काम तुमने किया है, इससे तुम्हारा दिल को सुकून भी मिला है और तुम्हें बहुत तुम मुतमिन भी हुए हो उस काम से और तुम्हें खुशी भी मिलती है। तो आपका बातिन जो है वो आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा कि यार ये तुम काम सही किया है और ये आपका मकसद ट्रू पर्पस हो सकता है। दिस इज़ वन वे दैट यू कैन फाइंड आउट। इसका एक एक्चुअल में स्ट्रेटजी भी अगर उस पर बात करना चाहूँ कि क्या प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस है क्या जिस पे आप बातिन से अपने करीब हो सकते हैं, या एक दो प्रैक्टिसेस मैंने बताई, जर्नलिंग बता दिए मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बताती हूँ। दूसरी तीसरी जो एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप ना अपने दिन में कुछ वक्त, चाहे वो 20 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, आप अपना दिमाग बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा सा गौर फिक्र में, या आप समझ लें मेडिटेशन का वर्ड यूज़ होता है, अक्सर लोग इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि शायद बैठ के ओम करते हैं, शायद ऐसा कुछ करते हैं। ये ऐसा नहीं होता। ये मेडिटेशन का मकसद जो है या वो है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में भी जाके वहाँ बाकायदा जिस वक्त कुरान नाजिल नहीं हुआ था उस वक्त वो जाके बैठते थे, तफक्कुर करते थे, अपने जहन खाली रखते थे दुनिया से हट कर। फिर कुरान में आयात भी हैं बहुत सारी मुख्तलिफ कि दुनिया से हट कर कोशा नशी हो जाओ, ये मतलब दीज आर ऑल साइंस फॉर अस टू फॉलो एंड डू। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज तो हमें ऑलरेडी, हमारे तो हम बहुत लकी और ब्लेस्ड हैं कि ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज हैं तो हमें दे रखी हैं। हमने उनको ना थोड़ा सा उस पर गौर करना है, उनको फॉलो करना है। उनमें एक जो प्रैक्टिस है ना वो ये अमल है, 2-3 अमल है। एक तो अपना मेडिटेट करें, रात को 20 मिनट निकाल लें कि आप सब दुनिया से हट जाएं, फोन ऑफ करें, फ्रेंड्स को ऑफ करें, अपने साथ देखें। तब आपको आवाज आएगी बातिन की, आपको बातिन बताएगा आपका कि आज तुमने ये काम किया ना, ये सही नहीं था, या ये बात की तुमने आज, ये सही नहीं थी, या ये काम किया ये बहुत जबरदस्त था, बड़ी खुशी हुई। तो these when you spend time with yourself more and more, that is when you will discover कि अच्छा ये जो है ये मेरा मकसद, वो आपको क्लियर करेगा आपका बातन। तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आप इसको 15-20 मिनट रोजाना अपने साथ बैठें, किसी के साथ और जो है वो ना बैठें, टर्न ऑफ एवरीथिंग, आप सुकून से जो जिस चीज़ को जिससे आपको सुकून मिलता है आप वो करें। चाहे वो हल्का सा आपने लाइट म्यूजिक लगा लिया है और आपने कुछ नहीं सोचना, जहन पे आपने अवेयरनेस रखनी है ज़रूर इस प्रैक्टिस के दौरान कि आपके जहन में कोई अननेसेसरी ख्यालात तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं उनको पकड़ लिया उधर ही, ये कहाँ से आया, ठीक है, ये तो मेरा ख्याल नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस टू प्रूव, उसामा यू विल बी सरप्राइज्ड कि लॉट ऑफ साइंस टू प्रूव दैट सेज कि जो हमें ख्यालात आते हैं ना हमारे जहन जी। में, वो हमारे क्रिएटेड ख्यालात नहीं है। दे आर कमिंग फ्रॉम कॉस्मोस, फ्रॉम द कॉस्मिक, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है। जी। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको बाकायदा एक्सप्लेन भी किया है, लोहे महफूज से जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन इस दुनिया में आती है और जगहों पे आती है, वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, इस वजह से हमें आती है। यहाँ तक कि हमें जो पानी पीने का ख्याल है, कपड़े ओढ़ने का ख्याल है सारे जो हमें आते हैं कि हमने करने हैं, ये भी हमें आते हैं, हम खुद नहीं क्रिएट करते। सो इट इज देयर इज अ इम्पोर्टेंट। थ्योरी देयर इज अ थ्योरी कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब इंसान को पैदा किया गया था तो नॉलेज तो उसी टाइम सारा का सारा हमें दे दिया गया था कॉस्मोस का। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हमारी सब कॉन्शियस के अंदर ये मौजूद है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमारा माइंड किस कैपेबिलिटी का है कि उसमें से क्या एक्सेस कर सकता है और क्या एक्सेस नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन अस। हाँ, तो ये बिल्कुल 100%। एंड द मोर यू पे अटेंशन टू इट ना, कि ये जो हमें है इल्म ऑलरेडी हमारी मशीनरी अंदर है, ये जो अमल है ना उसको पे अटेंशन करने का, इसको तवज्जो देने का, वो ही अमल मैंने आपको बताया है। मुराकबे का अमल है या मेडिटेशन इसको कह लें या जो भी आप इसको कहना चाहें, गौर फिक्र का अमल है।
इसमें आप गोशा नशीन हो जाए, आप बैठे आप 15-20 मिनट अपने साथ, उसमें आपको फिर आपको वो पता चल जाएगा कि ये है जो ऑलरेडी असल है मेरी, वो ये है, एंड दिस इज वेयर आई नीड टू गो, दिस इज द पोटेंशियल आई हैव. So I feel Nabia, this is also a really long discussion, but हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, and we will keep on like discussing. ये तो मेरे अपने लिए भी एक constant, जैसे कहते हैं ना, एक continuous process. जो आप हमारी दूसरी फ्रेंड थी, उनका एक सवाल उजाला था बिनते अशरफ. उजाला बिन अशरफ का, कि फियर ऑफ जजमेंट को हम कैसे निकालें, ये कैसे निकलेगा, या इसका वो क्या तरीका है उसको करने का. तो वो अगेन वही बात है. अब मैं इसको एक और नज़रिए से बताने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो योर एज. असल में बहुत सारी हमारी जहन में डेवलपमेंट में ना एज के मुताबिक भी चीज़ें हो रही होती हैं, कि हमारा शऊर जो है ना बहुत सारी चीज़ों को समझता है एज के एक्सपीरियंस के मुताबिक भी. फॉर इंस्टेंस 11 साल या 12 साल की उम्र में बच्चा जो है वो अपना आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देता है. आइडेंटिटी से मुराद कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी सोसाइटी ऐसी है, वो इसको समझ आनी शुरू होती हैं ये चीज़ें. डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट से. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही स्टेप गुजरते हैं, आप 20s में आते हैं, अपनी अर्ली अडल्टहुड में आते हैं. उसमें बहुत सारा ना आपका ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है ऑफ लाइफ. इधर में इसमें इसलिए ये हमारे लिए सेशन भी बड़ा ज़रूरी था. आई फील कि ये एक बड़ा क्रूशल टाइम होता है जिसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी को क्लियरली डिफाइन कर लेना कि वो क्या है. तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है, फिर आप सेल्फ जजमेंट से नहीं घबराते. वो कैसे होती है? अब डेवलपमेंटली या ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो टाइम होता है जिसमें बड़ा खदशा होता है कि आप अपनी मैं में फंस जाएं, कि मैंने तो ये करना है, मैंने तो वो करना है, और मैंने तो मतलब ये चीज़ें मैं हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है. ये हमारी ना एक क्रिएटेड सेल्फ है. मैं तो ये नहीं पसंद करती, या मैं नहीं पसंद करता, पसंद नापसंद, ये वो सारी बातें. अजम्पशंस बनाना कि अच्छा है कोई. ये जजमेंट और फियर तब भी आता है जब आप ना ख्याली बातों को सोच के ना सच समझना शुरू हो जाते हैं. आपके जहन में ख्याल आ रहा है वो, या आप बना रहे, आप मतलब यू आर जस्ट मेकिंग, इमेजिनिंग, जैसे हमारे भाई कह रहे थे हाफिज साहब, imagining things. When you start keep on doing this and living in this life which is full of assumptions, और ये सारा झूठ है, ये असल तो चीज़ नहीं है. So when you come out of this limited मैं, कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद, ये पसंद है, ये नहीं पसंद, what is this? This is also a part of opinion making or judgment also, कि आप सेल्फ जज भी कर रहे हो कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, whatever. This I'm saying as an example. There are many other things to explain कि हम मैं में किस तरह हम रहते हैं. Material या मादी सोच, like I said before, कि you are running after career, jobs, positions, कि मैं इधर पहुंच जाऊं, मेरी सैलरी इतनी हो जाए, या मेरे ऊपर टाइटल ये लग जाए, या मैं ये चीज़ जो है ज़िंदगी में वो कर लूँ हासिल. तो ये तो सारी मादी सोच है. इससे जब तक कि आप निकलेंगे नहीं ना, आपको कभी भी सुकून नहीं आएगा, कि ये जजमेंट वाली बातें भी नहीं आपके जहन में आएंगी. तो these are things I feel that need to be kind of thought about, need to be spoken about, और इनके ऊपर ज़्यादा गौर फिक्र खुद भी करना चाहिए. क्या मैं मादी सोच में ज़्यादा ट्रैप तो नहीं हूँ? क्या मैं अपनी मैं में ज़्यादा अपने आप को सर्व करने के चक्कर में तो नहीं हूँ? अपने आप को सर्व कर रहा हूँ या खिदमत खल्क कर रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को सर्व कर रहा हूँ? क्या मैं भलाई, दूसरों की भलाई के लिए सोच रहा हूँ? तो ये एक अमल आई थिंक कंटिन्यूस अगर आप करेंगे तो कोई इंशाल्लाह जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट भी नहीं आएगा. आई होप एंड आई प्रे इंशाल्लाह. अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो है वो मेरा अपना एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे. तो उसके से पहले तो अच्छा, ईजा असलम साहिबा है, वो हमसे पूछ रही हैं कि जी देर आर सम अनप्लेजेंट थॉट्स और एक्सपीरियंसेस इन माय पास्ट, हाउ कैन आई गेट ओवर इट. मतलब उसके ऊपर वो किस तरीके से जो है उसको भुला सकती हैं, उनका जो पास्ट है, कोई लोग पास्ट में स्टक होके रहते हैं, तो उसके ऊपर किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस.
I think again, from my own point of view, I would not go into the details of things. हमारे इतने सारे लोग हैं दुनिया में who are going through many kinds of different nature of difficulties. तो हम हर किसी से पूछेंगे उसकी कोई ना कोई लेवल पे अब एक कोई ना कोई एक डिफिकल्टी चल रही है. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मुश्किल एक दूसरी बंदे की मुश्किल से ज़्यादा है या उससे कम है. Everybody has their own nature of issues, traumas, difficulties, mishaps. So I feel कि इसमें be always very अपने अपने साथ जो आप अपने साथ आपको ट्रीटमेंट देते हैं ना अपने आप को, कई लोग होते हैं ना अपने आप को भी मिसट्रीट करते हैं कह के ऐसा ही कि है। मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर सकती. नैरेटिव वाली बात जो मैं पहले भी की थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ठीक नहीं हूँ, ये वाली सोच आती है आपकी जब आपके साथ ना मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, हादसे होते हैं लाइफ में, ट्रॉमास होते हैं, डिफिकल्टीज. आप एक बहुत खदशा होता है कि आप एक लूप में फंस जाएं. वो लूप क्या है? वो लूप यही है कि भाई मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, और इसका तो क्या फ़ायदा है. एक नेगेटिव सी एक आपका तर्ज फिक्र बन जाती है. तो उससे निकलने का तरीका अगेन वही है कि you learn from those lessons that those traumas have caused you, that you have been caused, and then you learn from those lessons. आप उनसे सीखते हो और उनको आगे लेके जाते हो एक न्यूट्रल तर्ज फिक्र से. गैर जानबदारी. गैर जानबदारी का मतलब ये है कि ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है. ये हमारी ना सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है. ऐसा नहीं है, हमें गाइडलाइन दी हुई ऑलरेडी अच्छे बुरे की ना, उसके पैरामीटर्स पे आप नापें कि अच्छा बुरा क्या है. सो आई फील कि दिस इज समथिंग टू बी थिंकिंग अबाउट कॉन्स्टेंटली कि एक जो गैर जानिबदारी तर्ज फिक्र क्या है, वो ये है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ है किसी एक वजह से होती है, और अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, हिकमत अमली होती है, उसके अंदर से हमें सीख लेना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए हमारे लिए क्या मीनिंग था. गैर जानिबदारी तरीके पे वो एक्सट्रैक्ट किया मीनिंग वहाँ से और उसको अप्लाई किया ज़िंदगी में कि ताकि आइंदा आप आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते हैं. अब देखें जिनके साथ ज़्यादा ट्रॉमास होते हैं ना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, आप यकीन करें अल्लाह ताला उनको ना और ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहे होते हैं. जो उनके ऊपर ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, ज़्यादा उनके साथ इश्यूज फेस होते हैं, अल्लाह ताला उनकी बाकायदा ट्रेनिंग या समझ लें स्ट्रेंथ बिल्डिंग का मौका देते हैं. तो अगर तो आप ये कर गए स्ट्रेंथ बिल्डिंग तो आप कर गए, नहीं तो आप वो लूप जो इसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें फंस जाएंगे, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं बेचारा हूँ. वो ये एक फेस से हमें दूर रहना चाहिए. चलें जी, लास्ट में जो है वो वाइंड अप करते हैं सेशन को, और इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रोशनी होम्स ट्रस्ट की आपने बात की है, सो एंड के ऊपर थोड़ा उसके ऊपर लाइट डाल दीजिएगा, क्योंकि एक पर्सनल कनेक्शन हमारा भी रोशनी होम से है, नीचे की पूरी टीम का, और हम इस को पूरे तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इस कॉज को किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी आपको देख रहे हैं और लेटर ऑन भी देखेंगे. सो थोड़ी सी लाइट आप उसके ऊपर भी डाल दें कि रोशनी होम्स ट्रस्ट को किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं. हाँ, देयर इज मल्टीपल इन मैनी वेज. हमने ना ये मैं शेयर भी करूँगी अभी इस सेशन के बाद, लॉग ऑफ होने के बाद. देयर इज मैनी वेज टू गेट इन्वॉल्व्ड. पहला स्टेप होता है गेट इन्वॉल्व्ड. अपने आप को किसी न किसी तरीके से हमारे से बातचीत करना शुरू करते हैं. आप इस बात से ना डरे कि अच्छा मैं क्या करूँगा, मुझे कोई बताएगा, मुझे कोई गाइड करेगा, कोई इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. यू जस्ट हैव टू मेक द इंटेंशन कि मैंने कुछ करना है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पहली बात तो ये. उसके दौरान ये है कि देन व्हेन यू विल गेट इन्वॉल्व्ड, उसमें एक स्टेप आएगा आपका, एक अमली तौर पे मैं आपको फॉर्म दूंगी, फॉर्म आप फिल करेंगे, लेकिन फॉर्म के पीछे सोच है. वो ये है कि क्या जो मेरा स्किल सेट है, जिस चीज़ का मुझे शौक है, अगर मुझे आर्ट्स का शौक है, क्राफ्ट का शौक है, मीडिया का शौक है, मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है, कुछ भी चीज़ का शौक है जो एक हुनर है आपका कोई ना कोई, तो वो आप आके शेयर कर सकते हो उसके ऊपर. फॉर इंस्टेंस किसी को अगर नेटिंग और सोइंग आती है, एम्ब्रॉयडरी करनी आती है, वो आ जाए, वो आके वो सिखा दे हमारी केयर टेकर्स को. किसी को अगर गाना बजाना आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है,
वो आके हमारे बच्चों के साथ हमें सिखा दे। किसी को जो है बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग आती है, कहानी अच्छी सुनानी आती है, बड़ा अच्छा उनका थिएटर का एक्सपीरियंस है शायद, ड्रामा बड़ा अच्छा वो लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, वो कर ले पार्टिसिपेट। इसकी एक और एग्जांपल दूंगी, हमारे साथ मेरे डिज़ाइन स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन होंगे अभी इस वक्त तो वो इनके लिए भी एक बहुत मज़े के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि वो ये अगर फैशन डिज़ाइन करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कोई हम एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं फॉर किड्स। वी कैन क्रिएट आवर देयर ओन क्लोथिंग फॉर देम, हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो दीज आर मल्टीपल आइडियाज इज कमिंग ऑन द टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ, बट आइडियाज आपकी बॉल आपके कोर्ट में भी है, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, या ये भी हम कर, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमें आइडियाज भेज भी रहे हैं। तो वी आर लॉन्चिंग वेरी सून डिज़ाइन कॉम्पिटिशन जिसमें आप हमारे रोशनी होम्स के बच्चों को ना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम लोगों की स्पोर्ट्स बहुत एक्टिवली होती है, एवरी डे वी प्ले स्पोर्ट्स, उसमें मुख्तलिफ हैं, बास्केटबॉल है, ये आपका बैडमिंटन है, क्रिकेट है, एंड डिफरेंट हॉकी है, दीज ऑल डिफरेंट स्पोर्ट्स वी प्ले। तो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स ना हम अलग रखते हैं। तो उसके ऊपर हम ना आजकल एक डिज़ाइन कंपटीशन अनाउंस करने का सोच रहे हैं। आई विल अनाउंस इट वेरी सून इन द कमिंग वीक्स और सो, जिसमें basically we will be giving the opportunity to design students कि आप एक कोई sustainable या एक अच्छे materials के साथ जो बच्चों के लिए comfortable भी हो, जिनके रंग भी अच्छे हों, और उसका एक competition हम announce करेंगे, उसकी कुछ details भी हैं, and you can definitely participate. So these are different ideas right now and that I'm sharing. फिर बाकी जो कुछ उसमें आप करना चाहते, हमारे प्रोग्राम्स हैं वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रोशनी होम्स के एक लर्निंग डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप बच्चों को ट्यूशन्स में भी हेल्प कर सकते हैं और उनके सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर सकते हैं। आपने जाहिर सी बात है सब कुछ पढ़ रखा है, अभी ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं, तो देयर आर मेनी एरियाज यू कैन आल्सो ऑफर सपोर्ट फॉर ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड स्टफ लाइक दैट। फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अलावा हमारा गार्डनिंग का प्रोजेक्ट है। आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको सब्जियां उगाने का शौक है, आपको फल दर के दरख्त लगाने का, तो आप गार्डनिंग करें आके हमारे साथ, हफ्ते में एक बार आ जाएं, जैसे भी आपका स्केड्यूल सूट करता है। आप आके हमारे साथ गार्डनिंग प्रोजेक्ट में लग जाएं, बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे जो है वो हम पौधे कैसे उगते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह से। एंड देन वी हैव रोबोटिक्स, साइंस एंड टेक। फिर हमारे पास मीडिया है, मीडिया में फिल्म क्लब्स हैं, फिल्म क्लब के अंदर आप आ सकते हैं, फिल्म सजेस्ट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कैमरा कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आप सिखा सकते हैं उनको। दीज आर मुख्तलिफ स्किल सेट जो अगर आपके हैं ना, आप बस आगे पास ऑन करते हैं। तो दिस मतलब इज एज फार एज इट इज कंसर्न कि अगर आपके पास कोई भी स्किल सेट है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रोशनी होम्स की हेल्प किस तरीके से कर सकते इस हैं, हमें तरीके, राइट? यस एब्सोल्युटली। और इसमें कोई स्किल ये नहीं आपने सोचना कि कोई स्किल छोटा है बड़ा है, यार मुझे कैमरा इस्तेमाल करना आता है, दिस इज अ स्किल, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। So not small thing for a child, not a small thing for anybody. So we should think more vastly कि अच्छा मैं इसी छोटी सी काम से किसी की मदद कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं, आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलें जी, मिस सहर थैंक यू सो मच, आपने आज जो है वो हमें ज्वाइन आपका, किया है। हाँ, आपका ले लेते हैं सवाल लास्ट। ये मेरा ही क्वेश्चन था, क्या हम रोशनी होम्स की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? ग्रेट, आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दैट। मेरी अपनी एनर्जी जो है ना पिछले 6-7 महीने में यही प्रोग्राम्स हम बना रहे थे उनमें लगी, एंड आई गॉट द चांस टू शेयर इट विद एवरीबॉडी ऑनलाइन आल्सो। लाइट हाउस का भी यही मकसद है कि इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस, इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, जो एक सेल्फ इस्टीम, अपनी जो है ऊपर यकीन, अपनी डिस्कवरी का प्रोसेस जो है वो हम अपने रोशनी होम्स में बच्चों के साथ रेगुलरली करते हैं, उनके साथ डिस्कशंस। तो हमने कहा ये हमें एक्सटेंड करना चाहिए एक्सटर्नल कम्युनिटी को, हमें बाहर भी ये बातें करनी चाहिए जो रोशनी होम्स के अंदर भी हो रही हैं। सो दीज आर, रोशनी रोशनी जो है वो कभी भी एक जगह पे कैद नहीं रह सकती, रोशनी ने तो निकलना है बाहर, उसका काम ही मैम फैलना है रोशनी का। रोशनी तो बिल्कुल फैलना है और चीज़ों को सच्ची तौर पे उसको शो करना है इंशाल्लाह। I pray and I really hope and I request everybody to also pray and hope and be positive
and keep on applying experiences, your own experiences. Do गौर फिक्र, do every day, अपना रोजाना का एक अपने रात से अपने साथ बैठ के उसका जायजा ले, अपने आप का जायजा ले और बार बार इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें. तो इंशाल्लाह I hope कि it would definitely help a lot of people, inshallah, and we'll keep in touch, we'll keep doing these things इंशाल्लाह um, as we go इंशाल्लाह along. इंशाल्लाह. And I'm really grateful to you, Sama. Like, honestly, from the past, guys, Sama's been like doing night runs on test sessions and whatnot. और इतना collaborative हमारा माशाल्लाह कि एक वो collaborative सा माहौल बन गया. So this will keep on happening further on as well. So thanks, Sama. जी And इंशाल्लाह जी. हम NEC आपके साथ है, रोशनी होम्स के साथ है, द लाइट हाउस के साथ है, और हम आपको सपोर्ट करना जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह. फ्यूचर के अंदर जो कोलैबोरेशन जो है वो इंशाल्लाह एक्सपेंड होगा. inshallah, yes, for sure. I see many great things happening, inshallah. Thanks again, इंशाल्लाह. guys. We should sign off. सबको जो है वो सलाम, प्यार और अल्लाह. ओके जी, थैंक यू सो मच मिस सहर, थैंक यू सो मच जी. और NEC के तमाम स्कॉलर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और रोशनी होम्स का मैसेज फैलाने में हमारी हेल्प करें. अभी मैं NEC के पेज के ऊपर जो है रोशनी होम्स के हवाले से पोस्ट लगाता रहूँगा, आप उनको शेयर करें और इस रोशनी को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें. और इसके अलावा NEC के भी बहुत सारे एक्साइटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर लॉन्च हो रहे हैं. हमने पूरा एक डिजिटल इनिशिएटिव डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसको भी हम आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे NEC स्कॉलर्स के साथ. सो साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा जी और घर में रहिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.